हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं बैंक समाधान विवरण। आखिर बैंक समाधान विवरण क्यों टफ है, ठीक है ना। एसएस और एटीएस दोनों के ही एग्जाम में बैंक समाधान विवरण आता है। तो पहले हम लोग देखते हैं बैंक समाधान विवरण। मैं प्रीफर कर रहा हूँ 11th का बुक बैंक समाधान विवरण के लिए, ठीक है ना। बैंक समाधान, बैंक समाधान विवरण। सामान्यतः ये होता है कि कोई भी व्यवसायी अपना एक व्यवसाय चला रहा हो। मान लेते हैं कि कोई एबीसी इंडस्ट्री है, तो एबीसी इंडस्ट्री अपने समस्त लेन देन के लिए एक रोकड़ बही संधारण करेगा, जिसे कौन संधारण करने वाला है, तो ये रोकड़ बही संधारण करने वाला एबीसी इंडस्ट्री, ठीक है ना। दूसरा, इसी का जो भी समस्त लेन देन हो रहा है, अब वो अलग से तिजोरी रख के पैसा लेन देन नहीं कर रहा है, वो एक बैंक पे खाता खोला हुआ है, उससे लेन देन कर रहा है, और वो है चालू खाता। सामान्यतः व्यवसायी का जो खाता होता है वो होता है चालू खाता, जो कि बैंक में होता है। तो दो प्रकार के खाते संधारित हो रहे हैं एक ही प्रकार के लेन देन के लिए। एबीसी जो इंडस्ट्री है, इसके लेन देन के लिए दो खाते संधारित हो रहे हैं, एक रोकड़ बही जिसको कौन संधारित कर रहा है, एबीसी संधारित कर रहा है, और दूसरा चालू खाता जिसको कौन संधारित कर रहा है, बैंक संधारित कर रहा है। जितना भी, जैसे रोकड़ बही का अगर सामान्य सा कॉन्सेप्ट आप देखते हैं, तो रोकड़ बही में एक प्राप्ति पक्ष होता है और एक होता है भुगतान पक्ष। जो प्राप्ति पक्ष होता है उसे ही आप बोलते हैं डेबिट, और जो भुगतान पक्ष होता है उसे ही आप बोलते हैं क्रेडिट। क्लियर है। तो जो प्राप्ति पक्ष का डेबिट पक्ष है, उसमें आप विवरण लिखते हैं, साथ साथ आप बैंक का भी एक रोकड़ का कॉलम रखते हैं, एक कैश का कॉलम रखते हैं, और एक कॉलम रखते हैं बैंक का। यहाँ पे भी भुगतान में भी एक कैश का कॉलम रखते हैं, एक बैंक का। तो जितने भी बैंक के लेन देन यहाँ पे हुए हैं, जितने भी बैंक से संबंधित चेक काटा गया, चेक आया, जितने भी बैंक से संबंधित, किसका, रोकड़ बही की मैं बात कर रहा हूँ, कि रोकड़ बही जब आप बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्राप्ति पक्ष, भुगतान पक्ष, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पक्ष के रूप में दो प्रकार से पक्ष बनाते हैं। जितने भी प्रकार के लेन देन होते हैं उनको यहाँ पे एंट्री करते हैं। इन्हीं लेन देन को बैंक भी आपका एंट्री कर रहा है। लेकिन जिन्हें डेबिट डेबिट में आप क्या करते हैं, समस्त जमा को डेबिट में लिखते हैं, जितने भी भुगतान करते हैं उनको आप कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। क्लियर है। जितने भी भुगतान है उनको आप कहाँ लिख रहे हैं, क्रेडिट में। लेकिन अगर आप यहीं पे बैंक देखें, यहीं पे अगर मैं बैंक की बात करूं, तो बैंक का कैशियर जब भी आप अपना राशि जमा करते हैं, बैंक भी अपना दो प्रकार से खाता रखेगा। एक को लिखेगा विथड्रॉ, या जो पैसा निकाल रहा हो, और एक को भी लिखेगा डिपॉजिट। यहाँ जो डिपॉजिट है ना, ये है क्रेडिट, और विथड्रॉ है, ये है डेबिट। होता यूं है, ये उल्टा कॉन्सेप्ट नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट है। होता यूं है कि बैंक जब भी आपका रिकॉर्ड रख रहा है, तो बैंक अपने रिस्पेक्ट में सोचता है कि आपके पास पैसा आया, मतलब बैंक में डिपॉजिट हुआ, और वो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, इसीलिए वो बोलता है कि आपके पास राशि क्रेडिट हुआ। क्लियर है। आपके पास से पैसा गया मतलब बैंक से पैसा गया, ठीक है ना। तो बैंक से पैसा जाने को बैंक क्या लिखता है कि योर अकाउंट इज डेबिटेड, आपका अकाउंट से पैसा गया, ठीक है ना। तो दोनों का लिखने का तरीका अलग है, लेकिन वास्तविकता दोनों एक ही चीज को लिखते हैं। इसे समझाने का मात्र कारण यही है कि रोकड़ बही में जमा अधिक होगा तो लाभ होगा, यानी हमेशा डेबिट शेष अधिक आना चाहिए। अगर लाभ की स्थिति है, बैंक में बैंक में जमा अधिक होगा तो डिपॉजिट्स अधिक होंगे, क्रेडिट पक्ष अधिक आना चाहिए। मीन्स बैंक समाधान विवरण तब नहीं बनाना पड़ेगा जब रोकड़ बही का डेबिट शेष और बैंक का क्रेडिट शेष, रोकड़ बही का डेबिट शेष और बैंक का क्रेडिट शेष इक्वल हो। क्लियर है। क्योंकि रोकड़ बही में आप जमा करते हैं उसको डेबिट पक्ष में लिखते हैं, और बैंक में जो जमा होता है उसको बैंक किस में लिखता है, क्रेडिट पक्ष में लिखता है। तो बैंक का क्रेडिट पक्ष अगर रोकड़ बही के डेबिट पक्ष के बराबर है, डेबिट शेष के बराबर है, तो बैंक समाधान बनाने की आवश्यकता नहीं है, बैंक स्वयं में ही रिकनसाइल है, स्वयं में ही ओके, ठीक है ना। लेकिन होता यूं है कि कभी रोकड़ कुछ राशि जो बैंक हमसे डिडक्ट कर लिया है, बैंक हमें प्रदान कर दिया है, उसे हम रोकड़ बही में नहीं लिख पाते, तो उन राशि के लिए हमें बैंक समाधान विवरण बनाने की आवश्यकता होती है। या तो हम अपने रोकड़ बही को सुधारेंगे टेक्स्ट बुक के आधार पर। सुधारने का अर्थ है कि उनका समायोजन कर रहे हैं, वास्तव में वो राशियां खर्च हुई हैं तो उनको हम लोग रोकड़ बही में दिखाएंगे, रोकड़ बही को करेक्ट करेंगे, या फिर चालू खाता को रोकड़ बही के रिस्पेक्ट में सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो प्रकार से बनाए जाएंगे। यहाँ पे भी जैसे इस चार्ट को अगर आप देख रहे हैं, तो इस चार्ट में क्या लिखा है वो, कि बैंक समाधान विवरण, अंतर उपस्थित होने वाली मदे, शेष अधिविकर्ष।
अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट का केस। ओवरड्राफ्ट का केस तब होगा जब आपके पास कोई पैसा नहीं है और आप खर्च कर रहे हैं। जब आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस है और आपको गवर्नमेंट क्रेडिट, आपको बैंक क्रेडिट पे रखा हुआ है कि आप किसी को 20,000 तक का खर्च कर सकते हैं और आप इस जीरो बैलेंस में से ही माइनस 10,000 किसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो ये जो माइनस 10,000 है ये क्या कहलाएगा? ओवरड्राफ्ट पेमेंट। ठीक है ना? ओवरड्राफ्ट मतलब आपके अकाउंट में राशि नहीं था और आपने पेमेंट किया। ठीक है ना? अब ध्यान देंगे, इन्हें एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा। निर्गमित किए गए, इसके आधार पे भी, ये भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसके आधार पे भी क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं और ये भी फंडा अच्छा है। ठीक है ना? ये भी फंडा अच्छा है। देखिए, निर्गमित किए गए चेक जो भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, ऐसा चेक जो निर्गमित किए थे, ऐसा चेक जिससे व्यवसायी ने कट किया, ऐसा चेक जिससे व्यवसायी एबीसी ने डीईएफ को एक चेक जारी किया 10,000 का, क्लियर है, लेकिन वो चेक वो ले करके डीईएफ उस चेक को रखा है, उसे बैंक में भुनाया नहीं है, मतलब वास्तव में वो राशि अभी भी आप ही के खाते में है। इसीलिए जब आप रिकनसाइल या जब आप समाधान करने जाते हैं तो वो राशि चूंकि आपके पास से गया नहीं है, इसीलिए उसे प्लस के रूप में दिखाना है। ठीक है ना? पासबुक में जैसे पहले रोकड़ बही का कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर पासबुक का, फिर ओवरड्राफ्ट का। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट को नहीं दिखाते हुए आगे बढ़ता हूं, मैं क्वेश्चन बताते हुए आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि जिसका रोकड़ बही में नहीं हुआ है, अगर बैंक से, जैसे आप यहाँ पे देखें, बैंक द्वारा दिया गया जमा ब्याज जिसका लेखा रोकड़ बही में, अगर बैंक ने कोई ब्याज दिया है, आपने, अगर बैंक, आप ही का खाता पासबुक, आप ही का खाता बैंक भी रख रहा है, आप भी रख रहे हैं, अगर बैंक कोई राशि आपको दिया है और आपने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, इसका अर्थ है कि रोकड़ बही में उसे ऐड करना पड़ेगा, तभी तो दोनों इक्वल होंगे। अगला अगला यह था कि ग्राहक द्वारा बैंक में सीधा ही भुगतान किया गया। अगर ग्राहक ने सीधे ही बैंक में भुगतान कर दिया है तो क्या रोकड़ बही में लेखा आया? नहीं आया, इसलिए जोड़ दिया गया। ठीक है ना? अगला देखिए, बैंक द्वारा संग्रहित ब्याज लाभांश आदि जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ है। अगर बैंक ने कोई ब्याज संग्रहित किया है, आपको प्रदान किया है, आपके पास 10 लाख रुपए था बैंक खाते में, तो बैंक ने आपको 10 लाख के एवज में 2,000 रुपए ब्याज दिया है। बैंक ने ब्याज दिया है, आपके पास किसी प्रकार का मैसेज, किसी प्रकार का सूचना नहीं आया, तो रोकड़ बही को सुधारने के लिए रोकड़ बही में ऐड करना पड़ेगा। इसी प्रकार से जैसे जैसे केस आएंगे हम लोग उसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट ये रहेगा कि इस प्रकार से आप पूरे क्वेश्चन को बनाएंगे। आपके पास हमेशा क्वेश्चन बनाने के लिए हमेशा ये फॉर्मेट बना बनाया नहीं मिलेगा आपको। जो कॉमर्स का कला वाला पार्ट है वो ये है कि आपको हमेशा बैंक समाधान विवरण इस प्रकार के फॉर्मेट बनाना है। एक ऐसा लाइन लीजिए, यहाँ विवरण बताइए कि क्या क्या हो रहा है, क्लियर है? यहाँ पे विस्तृत राशि लिखिए और यहाँ पे राशि लिखिए। ठीक है ना? विस्तृत राशि और राशि का अर्थ है कि उस राशि में किसी प्रकार का योग या घटाना, जोड़ना या घटाना होगा तो उसे हम लोग यहाँ पे विस्तृत राशि में लिखेंगे और राशि में फाइनली करेंगे। यहाँ पे जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे या तो लिखा रहेगा कि रोकड़ बही का शेष, रोकड़ बही शेष, ये शेष डेबिट क्रेडिट दोनों हो सकते हैं, या पासबुक का शेष, ये भी शेष डेबिट या क्रेडिट हो सकते हैं। उसी के आधार पर इस एक शेष को आप लेते हुए सॉल्व करेंगे और अंत में दूसरा शेष निकालेंगे। अगर रोकड़ बही का शेष से आप क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ पासबुक का शेष निकालेंगे, और अगर आप पासबुक के शेष से सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो आप यहाँ रोकड़ बही का शेष निकालेंगे। ठीक है ना? मैं कोई भी नया कॉन्सेप्ट पे नहीं जाऊंगा, मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन को समझें और उसके आधार पर सुधारें, और जरूर ही आप समझ पाएंगे। एक आध क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 9,750 रुपए है। तो मैं बिना समय व्यर्थ किए क्वेश्चन को उसके फॉर्मेट के अनुसार बनाना चाह रहा हूं कि ये है आपका फॉर्मेट, ये है विवरण, ठीक है ना, ये है राशि, इसे अगर आप विस्तृत राशि लिख सकते हैं तो लिखिए, और ये राशि। ठीक है ना? मैं यहां से इसे लेना चाह रहा हूं। ठीक है? पहला क्या देगा? रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष। अब ध्यान देंगे, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कहने का अर्थ है जब भी कुछ ऐसा दिया रहेगा तो आप उसे हमेशा क्या सोचने वाले हैं कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष कहने का अर्थ है ये पॉजिटिव राशि है। रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष पॉजिटिव राशि है, और जब भी आप रोकड़ बही में कोई राशि जमा करते हैं तो डेबिट पक्ष में जमा करते हैं,
यानी ये है डेबिट शेष, क्योंकि ये पॉजिटिव राशि। क्लियर है? तो पहले आपको ये शेष समझना पड़ेगा कि वास्तव में कौन सा शेष है। तो फिलहाल ये है डेबिट शेष। तो डेबिट शेष से क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो रोकड़ भाई के अनुसार बैंक शेष, रोकड़ भाई के अनुसार बैंक शेष पहले आप बता दीजिए, ठीक है ना। रोकड़ भाई के अनुसार बैंक शेष, देखिए रोकड़ भाई के अनुसार बैंक शेष दिया है 9750, ठीक है ना। अब विस्तृत राशि देखते हैं क्या क्या जुड़ेगा। इनका फॉर्मेट क्या था बनाने का, तो होता है फॉर्मेट जो होता है इनका बनाने का जोड़ने और घटाने का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना। जोड़िए और घटाइए, यहाँ पे देखिए जोड़िए और घटाइए का कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग जोड़िए घटाइए के कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ विवरण, विस्तृत राशि राशि, ठीक है ना। दिया क्या है भाई, आप बताइए कि किस डेट के रिस्पेक्ट में बनाना है। तो 31 मार्च 2000, ठीक है ना। बैंक समाधान आप बना रहे हैं, अगर फर्म का नाम दिया रहेगा तो उससे भी आप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब बताइए विवरण, रोकड़ के अनुसार बैंक शेष। मैं भी डिस्कस किया हूं कि रोकड़ के अनुसार बैंक शेष मतलब हमेशा होता है डेबिट शेष, अगर वो पॉजिटिव है। निगेटिव होता तो क्रेडिट शेष। 9750, ठीक है ना। अब आगे देखिए 25 मार्च को 500 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसका संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। आप रोकड़ भाई संधारित करने वाला क्लर्क हैं, रोकड़ भाई को सुधार करने के, रोकड़ भाई को रिकंसाइल कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में। अभी इस प्रश्न में रोकड़ भाई रिकंसाइल हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बैंक पासबुक के रिस्पेक्ट में, ठीक है। रोकड़ भाई रिकंसाइल हो रहा है बैंक पासबुक के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। तो रोकड़ भाई में जैसे ही आप 500 रुपए चेक बैंक में जमा किया, लेकिन संग्रह 2 अप्रैल को हुआ है। इसका अर्थ है कि जो भी कंपनी एबीसी है उसको 500 रुपए का चेक आया, जो भी कंपनी एबीसी है उसको 500 रुपए का चेक आया और उसे 2 अप्रैल को बैंक में जमा करने के लिए भेजा, लेकिन संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। वास्तव में रोकड़ में 31 मार्च 2000 की स्थिति में आया क्या ये राशि, तो 31 मार्च 2000 की स्थिति में राशि नहीं आया, 2 अप्रैल को ये राशि आया। क्लियर है? रोकड़ बही में उसने 500 रुपए का चेक प्राप्त किया था और रोकड़ जैसे प्राप्त किया रोकड़ बही में लिखा कि मैंने रोकड़ बही के डेबिट सेस में लिखा कि 500 रुपए का चेक प्राप्त, ठीक है ना, प्लस हो गया रोकड़ बही में। लेकिन जैसे ही वो बैंक भेजता है और 31 मार्च के डेट तक नहीं मिलती है, ये राशि उसे अपने खाते में 2 अप्रैल को मिलती है। अगर ये राशि उसको 2 अप्रैल को मिल रही है तो 31 मार्च के केस में क्या ये राशि इसके खाते में है, तो नहीं है। तो यहाँ पे इस राशि को लिख दीजिए माइनस, इस राशि के आगे आप माइनस कोडिंग कर दीजिए। तो इस राशि के आगे आप माइनस कोडिंग कर दीजिए। अगला देखिए 26 मार्च को विजय को जारी किया गया 1000 रुपए का चेक भुगतान हेतु 4 अप्रैल को प्रस्तुत किया गया। अब पहले एक क्या था, इसका अर्थ यह था कि 25 मार्च को 5000 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया जिसका संग्रह 2 अप्रैल को हुआ। इसका पूरा अर्थ था कि जो एबीसी कंपनी है उसको 500 रुपए का चेक मिला था और वो नहीं मिल पाया 31 मार्च तक, उसका राशि बैंक में क्रेडिट नहीं हो सका। अगला देखिए 26 मार्च को विजय को जारी 1000 रुपए। अब जो एबीसी कंपनी थी ना, एबीसी कंपनी एक चेक जारी कर रही है 1000 रुपए का, एक चेक जारी कर रहा है, मतलब अपने रोकड़ बही में कहा लिखने वाला है, भुगतान पक्ष में लिखेगा कि मैंने 1000 रुपए किसी को दिए या 1000 रुपए का चेक काटे किसी के नाम पे, ठीक है ना। 26 मार्च को विजय के नाम पे 26 मार्च को विजय को जारी किया गया 1000 रुपए का चेक, लेकिन विजय भी जो था वो आलसी था, वो 31 मार्च तक उसको भुगतान नहीं करा पाया। मतलब 31 मार्च के डेट में 1000 रुपए आपके खाते में मौजूद है, तो इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अगला एक ग्राहक ने 400 रुपए सीधे बैंक में जमा किए जिसकी सूचना 5 अप्रैल को प्राप्त हुई। एक ग्राहक था, आप तो रोकड़ भाई संधारित कर रहे हैं, बैंक पासबुक यहाँ संधारित हो रहा है। एक व्यक्ति है जो डायरेक्ट बैंक में आपको जमा कर दिया, बैंक में कुछ राशि क्रेडिट कर दिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति है, एक ग्राहक है जो 400 रुपए डायरेक्ट आपको बैंक में क्रेडिट कर दिया, रोकड़ भाई में नहीं है, क्योंकि रोकड़ भाई में उसका सूचना कब मिल रहा है, 5 अप्रैल को मिल रहा है।
तो अगर रोकड़ बही में उसका सूचना 5 अप्रैल को मिला है और उसने सीधे ही बैंक में क्रेडिट कर रखा है, इसका अर्थ है कि रोकड़ बही में वो राशि जुड़ना चाहिए, तो इस राशि को भी जोड़ना पड़ेगा। बैंक ने 700 रुपए बीमा प्रीमियम दिए जिसका लेखा रोकड़ बही में नहीं है। आपके पास रोकड़ बही में भी मान लेते हैं 10,000 रुपए था, बैंक में भी 10,000 रुपए था। बैंक ने आपके प्रीमियम का 700 रुपए का भुगतान कर दिया, तो अब आपके पास 9,300 रुपए ही बचा, क्योंकि 700 रुपए तो बैंक आपका भुगतान कर चुका है। अगर 700 रुपए बैंक आपका भुगतान कर चुका है, इसका अर्थ है कि इस पक्ष में भी 700 रुपए बीमा प्रीमियम के बैंक ने भुगतान कर दिया है, यानी इस पक्ष से भी 700 रुपए घटना चाहिए, तभी बराबर हो पाएगा, तभी रिकनसाइल हो पाएगा। ध्यान देंगे, मैं बताया था कि बैंक समाधान का मेन उद्देश्य है कि आपका खाता बैंक का खाता दोनों इक्वल हो, दोनों का डेबिट शेष और क्रेडिट शेष इक्वल रहे, ठीक है ना। अभी के केस में दिया है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 9,750 है, तो हमें बैंक के अनुसार हमें पासबुक के अनुसार बैंक शेष चाहिए, ठीक है ना। तो पासबुक के अनुसार बैंक शेष निकालने के लिए हम लोग ये देखेंगे क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा। जैसे 500 रुपए का चेक बैंक में जमा किया, संग्रह नहीं हुआ, मतलब वो राशि वास्तव में आया नहीं, लेकिन रोकड़ बही में लिखा था, जिस दिन ही 25 अप्रैल को ये रोकड़ बही में लिख लिया कि 500 रुपए चेक आया है, लेकिन बैंक में तो क्रेडिट नहीं हो पाया, यानी वो राशि अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए घटाए। दूसरा, 26 मार्च को विजय को 7,000 रुपए चेक जारी किया, लेकिन जो विजय था वो व्यक्ति 31 मार्च के डेट तक उसको भुगतान नहीं करवा पाया था, तो वो राशि अभी भी हमारे खाते में है, इसलिए इसे जोड़ना पड़ेगा। एक ग्राहक ने 400 रुपए सीधे बैंक में जमा किए जिसकी सूचना 5 अप्रैल, बैंक में सीधे कोई व्यक्ति 400 रुपए जमा कर दिया, रोकड़ बही में कोई लेखा है नहीं, बैंक में राशि आ चुका है, रोकड़ बही में लेखा नहीं है, मतलब उसे जोड़ना पड़ेगा, रोकड़ बही को बराबर करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अगला 700 रुपए बीमा प्रीमियम, बैंक के पास जो राशि था, आपके पास जो राशि था, बैंक ने कुछ राशि बीमा प्रीमियम को बता दी है, आपको उसकी सूचना नहीं है। जैसे ही आपको उसकी सूचना मिलती है, वो 700 रुपए बीमा प्रीमियम रोकड़ बही में नहीं किया गया, जिसका कोई लेखा रोकड़ बही में नहीं है। अगर 700 रुपए बैंक खाते से चला गया है, आप अपने पास बता रहे हैं कि आपके पास 1700 रुपए है, लेकिन बैंक ने 700 तो पटा दिया, बैंक के पास 1000 रुपए ही है, तो इसे सही करने के लिए, चूंकि ये 700 रुपए पटा दिया गया है ना, इसे आप घटा देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक समाधान आपका ओके हो गया। बैंक समाधान ओके हो गया मतलब आगे का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे जोड़िए। जोड़िए में कौन कौन सी राशि आया, तो पहला आया जारी चेक, जारी चेक परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, और ये कितना था भाई, जारी चेक 1000 रुपए। दूसरा है एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा किए, वो कितने हुए 400 रुपए, इन दोनों का योग हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1400 रुपए, इनका यहाँ योग हो जाएगा तो 0511, ठीक है ना। तो आया 11,150, ठीक है ना। अब यहाँ पे घटाइए लिखिए, घटाइए के दो दो नरेशन है। पहला ये है कि उसे चेक जमा पर संग्रहित नहीं, चेक जमा और संग्रहित नहीं, वो कितना राशि है भाई, तो 500 रुपए। और दूसरा बीमा का जमा 700 रुपए, तो ये हुआ 7 5 1200 रुपए, और ये होता है माइनस, इसमें से 1200 रुपए घटा देंगे 9950, तो ये जो 9950 है ये क्या है, पासबुक के अनुसार शेष। जैसे यहाँ रोकड़ के अनुसार बैंक शेष लिखे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पासबुक के अनुसार शेष, ठीक है ना। एक क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। इंपॉर्टेंट यही है कि आपको ये सोचने आना चाहिए कि कौन सा किसके अनुसार शेष है, ठीक है ना। 2000 को निधि की रोकड़ बही के खाते में डेबिट शेष, मैं इसे देख रहा हूं अभी कि 31 मार्च 2000 को निधि की रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष 15,270 रुपए था। रोकड़ का पुस्तक
रोकड़ बही का पुस्तक में मिलान कर। रोकड़ बही का बैंक खाते का डेबिट शेष, मैं बताया था इसे डेबिट शेष भी लिख सकते हैं। एक अच्छा प्रश्न है, इसे देखते हैं। ठीक है ना, डेबिट शेष है। तो ये हुआ, बता दीजिए कि 31 मार्च 2000 के केस में, ठीक है ना, यह है विवरण, ठीक है ना, यह विस्तृत राशि और ये राशि, ठीक है ना। पहला अब क्या दिया हुआ है कि बैंक खाते, रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष, मतलब रोकड़ बही डेबिट शेष, ठीक है ना। रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष कितना है भाई, तो ये है 15,270, ठीक है ना। अब देखिए 3700 रुपए चेक निर्गमित किए गए, परंतु अभी तक वो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। रोकड़ बही से 3700 रुपए का चेक किसी को दिया गया है। एबीसी को रोकड़ बही से निधि ने 3700 रुपए का चेक दिया, लेकिन जो एबीसी है उसको 31 मार्च 2000 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत ही नहीं किया, मतलब बैंक के खाते से वो नहीं कटा है। बैंक के खाते से नहीं कटा है मतलब वो अभी भी इन्हीं के खाते में मौजूद है। 31 मार्च 2000 निधि का रोकड़ बही, निधि हेतु बैंक समाधान, ठीक है ना। यह है विवरण, विस्तृत राशि सामान्यतः ऐसा होता है। और अब देखिए यहाँ पे दिया है रोकड़ बही का डेबिट शेष, रोकड़ बही डेबिट शेष, और ये डेबिट शेष कितना है भाई, तो यह है 15,270। 3700 रुपए का चेक निर्गमित किए, परंतु अभी तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए हैं, मतलब अभी भी हमारे खाते में वो राशि मौजूद है, ठीक है ना। तो यहाँ जोड़िए, पहले जोड़िए घटाइए, देखिए अगर अभी मौजूद है तो इसे जोड़ना पड़ेगा। एक ग्राहक ने 1200 रुपए सीधे बैंक में जमा किए, जो केवल पासबुक में था, जोड़ना पड़ेगा, राशि आया। बैंक ने 170 रुपए ब्याज पासबुक में जमा किए, जिससे रोकड़ में ब्याज जमा किए हैं, तो ये आएगा। निधि ने बैंक पासबुक से 300 रुपए बैंक व्यय का काट लिया है बैंक ने, तो उसे घटाना चाहिए। निधि के निर्देशानुसार बैंक द्वारा अपने मकान के किराए के 500 रुपए रोकड़ में कोई लेखा नहीं है। बैंक को निर्देश दिया हुआ था, घटाइए, काटा गया है, बैंक ने मकान का किराया जमा किया है। 2700 रुपए का चेक संग्रह हेतु बैंक भेजे गए, परंतु बैंक ने अभी तक जमा नहीं किया। 2700 रुपए का चेक आपको किसने दिया, बैंक निधि को किसने दिया, निधि ने उसे बैंक भेजा ऐसा मानते हुए कि मैंने उसे जमा कर लिया है, लेकिन वो जमा नहीं हुआ है, मतलब वो नहीं आया, ठीक है, घटाना पड़ेगा। निधि की रोकड़ बही के डेबिट पक्ष का योग 100 रुपए अधिक हो गया है। निधि की रोकड़ बही के डेबिट पक्ष मतलब प्राप्ति पक्ष का योग 100 रुपए अधिक हो गया है। अगर प्राप्ति पक्ष 100 रुपए अधिक हो गया है, इसका अर्थ यह है कि निधि का प्राप्ति पक्ष अगर 100 रुपए अधिक हो गया है, मतलब उसे घटाना चाहिए, तो ये भी -100 रुपए, ठीक है ना। ये भी इसे घटाना चाहिए निधि को, क्योंकि 100 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। अब देखिए निर्गमित परंतु भुगतान प्रस्तुत नहीं, चेक निर्गमित नहीं, 3700। एक ग्राहक ने 1200 चेक से सीधे प्राप्त राशि, चेक से सीधे बैंक प्राप्त हो गया, रोकड़ बही में आया ही नहीं, ठीक है ना। तो रोकड़ बही वाले ने लिख के ही नहीं रखा था। बैंक ने ब्याज दिए, बैंक ने ब्याज दिए ना, दिए 170, सिर्फ इतना ही जोड़ना था। नीचे लिखिए घटाइए, जोड़ियों को जोड़ दीजिए, 3700, 1200, 4900, 5070, ठीक है ना। इनको जोड़ के लिख दीजिए 04302, घटाइए,
घटाइए में कौन कौन से आए थे भाई? तो बैंक व्यय, बैंक व्यय, तो इनको घटा दीजिए 170। बैंक व्यय कितना था? 30 रुपए। निधि के निश्चय बैंक ने मकान का किराया, मकान किराया 500। 2700 का चेक संग्रह जमा नहीं, चेक संग्रह जमा नहीं, 2700 रुपए। चौथा, डेबिट शेष अधिक, 100 रुपए। ठीक है ना? इनका लेखा बनाइए, तो इनका योग हो जाएगा 27, 5 32, 33, 3330 रुपए, 3330 रुपए। ये माइनस वाली राशि है। ठीक है ना? इनको घटाइए, घटाने के बाद हो जाएगा 0 1 0 1 7। ठीक है ना? तो इसका आ जाएगा 17,010 रुपए। और एक कहलाएगा, ए रोकड़ भाई का डेबिट शेष था, एक कहलाएगा बैंक पासबुक का क्रेडिट शेष। ये कंप्लीट हुआ। ठीक है ना? फिर से बता रहा हूं, सोचना बहुत आसान है, क्या हुआ उसे आपको प्रदर्शित करना है। ठीक है ना? बैंक पासबुक रोकड़, रोकड़ पुस्तक का शेष। ठीक है ना? फिर से सेम क्वेश्चन है, रोकड़ पुस्तक का शेष है। चेक बैंक में जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुए, चेक बैंक में जमा किए परंतु वसूल नहीं हुआ, तो ये हो गया चेक बैंक में प्रस्तुत किए लेकिन वसूल नहीं हुआ, तो ये हो गया माइनस। पहला 1000 रुपए, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। देखिए, पहला 1000 रुपए तो आप योग में 10,000 रुपए दिखाइए। चेक बैंक में जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुए। ठीक है ना? चेक बैंक में जमा कराए किंतु वसूल नहीं हुआ, मतलब वास्तव में वो चेक, कोई चेक आपको मिला, कोई चेक इस व्यक्ति को मिला, मोहन एंड कंपनी को कोई चेक मिला, उसे उसने बैंक में जमा कराया, वो चेक असफल हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, फॉल्ट निकला, वो चेक से राशि मिला ही नहीं, मिला ही नहीं, मतलब वास्तव में वो राशि हमारे पास नहीं आया। ठीक है ना? घटाने पक्ष में चला जाएगा। अगला, बैंक ने कमीशन लिया, बैंक ने अपना कमीशन काटा है ना, तो इसे भी घटाना पड़ेगा। बैंक ने जमा धनराशि पर ब्याज दिया, ब्याज दिया ना 500। ठीक है ना? अगला, बैंक ने बीमा की किस्त का भुगतान किया, बैंक ने बीमा की किस्त का भुगतान किया है, बैंक ने भुगतान किया, मतलब आपके खाते से राशि गया। चेक ग्राहकों को दिए किंतु 2 अगस्त 2006 तक बैंक में भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए। मैंने चेक अपने ग्राहक को दिया था, उसने प्रस्तुत नहीं किया है, मतलब अभी 31 जुलाई के डेट में वो राशि मेरे ही पास है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। इसमें एक और घट जाएगा, माइनस 800 और प्लस 1000। जब इन्हें हम लोग सॉल्व कर देंगे जोड़िए घटाइए रूप में लिखते हुए, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 8675। ठीक है ना? अब हम किसी ऐसे क्वेश्चन की ओर जाते हैं जो थोड़ा टफ हो और हर बार आ रहे हो। देखा अधिविकर्ष का केस है, सेम वैसे सॉल्व कीजिए कि ए है बैंक रिकंसिलेशन, बैंक समाधान विवरण कब है? 31 मार्च 2000 की स्थिति में। आप यहाँ पे विवरण लिखिए, यहाँ पे विस्तृत राशि लिखिए और यहाँ राशि लिखिए। ठीक है ना? विवरण में सबसे पहले तो लिख दीजिए कि अधिविकर्ष है, रोकड़ का अधिविकर्ष, अधिविकर्ष यानी होता है ओवरड्राफ्ट का केस, क्लियर है, या निगेटिव बैलेंस का केस, तो यह है 42,000 रुपए। अब ध्यान दीजिए, मेसर सम्राट ट्रेडर्स जो कि 2,160 रुपए का चेक दिया, जो अभी तक भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं हुआ है। अगर प्रस्तुत नहीं हुआ है तो मतलब अभी भी वो अकाउंट में है, ऐसा माना जाता है। ठीक है ना? दूसरा, 1200 रुपए का एक चेक मिला जो रोकड़ बही में लिखा परंतु बैंक नहीं भेजा। रोकड़ बही में लिख चुका है, बैंक नहीं भेजा है, इसका अर्थ है कि वो राशि अभी तक नहीं आई। 4800 रुपए का चेक बैंक में संग्रह के लिए भेजा परंतु अनादृत हो गया, मतलब ये राशि नहीं आई। 1600 रुपए का चेक बैंक भेजा परंतु संग्रहित नहीं हुआ, मतलब ये राशि नहीं आया। 200 रुपए का बीमा प्रीमियम बैंक द्वारा दिया गया जो रोकड़ में नहीं लिखा गया है, दिया गया बैंक घटाया।
बैंक ने 60 रुपए बट्टा लेकर के 4,000 रुपए देय बिल का भुगतान किया। 60 रुपए बट्टा लेकर के, मतलब कम करके, 60 रुपए का छूट दे करके बैंक ने 60 रुपए का बट्टा दे करके, यानी हो गया 3940। 3940 बैंक ने 60 रुपए बट्टा ले करके 4,000 रुपए के बिल का भुगतान, बैंक भुगतान किया हमारे पक्ष, हमारे कारण, हमारे लिए, तो ये हो गया माइनस। एक क्लियर हुआ? अगर ये अधिविकर्ष का केस नहीं होता तो आप क्या समझते कि 2160 रुपए का चेक जो बैंक भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, जो हमने काटा था भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, मतलब हमारे बैंक से आज तक नहीं गया है, इसीलिए वह भी खाता में रहना चाहिए था। ठीक है ना? 1200 रुपए का चेक मिला, रोकड़ में नहीं लिखा, घटाना पड़ेगा क्योंकि वो आया ही नहीं। 4800 का चेक संग्रहित अनादृत हो गया, घटाना पड़ेगा। 16 रुपए चेक बैंक भेजा गया, संग्रहित नहीं हुआ, घटाना पड़ेगा। 200 रुपए का बीमा बैंक मेरे लिए जमा कर रहा है, बैंक से हमारा डिडक्ट हो गया, घटाना पड़ेगा। तो इस सामान्य केस में ऐसा सोचेंगे, फिर इनका उल्टा कर देंगे। ये निगेटिव प्लस था तो इसको निगेटिव कर दीजिए, बाकी जो था उनको प्लस कर दीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए जोड़िए, जोड़िए में कौन कौन सा राशि हो जाएगा? 1200, 4800, 1600, 200 और ये हो जाएगा 39400, 3940। ठीक है ना? तो ये आएगा 11740। 11740 में से 42,000 को और जोड़ दीजिए, इसको 42,000 को और जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा 53,740। और घटाइए वाले केस को घटा दीजिए भाई। घटाना क्या था? तो घटाना सिर्फ है, यहाँ पे लिख दीजिए, जैसे यहाँ जोड़िए लिखे हैं वैसे यहाँ घटाइए लिख दीजिए। घटाइए, तो घटाइए का कॉन्सेप्ट एक ही था, वो कौन सा था? तो 2160 रुपए का, 2160 इन्हें घटा दीजिए, तो यहाँ जाएगा बैंक का अधिविकर्ष, और वो अधिविकर्ष आ रहा है 2160 घटने के बाद 51,580। इन्हें आप सॉल्व कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है ना? सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये सोचने समझने योग्य हो रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इसे सोचना ही इंपॉर्टेंट है। पांचवा क्वेश्चन, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष। फिर से सेम क्वेश्चन, बैंक अधिविकर्ष है, मतलब ये हो गया 1600। मैं इसमें ज्यादा, मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ सोचना जाने। बैंक अधिविकर्ष है तो इसे बैंक अधिविकर्ष सॉल्व कीजिए। मैं इसे थोड़ा सा ऐसा कर लेता हूं, बैंक अधिविकर्ष सॉल्व कीजिए। देखिए ये बोल रहा है बैंक अधिविकर्ष है, तो बैंक अधिविकर्ष से क्लियर है, रोकड़ बही का है। 200 रुपए चेक बैंक में जमा कराया परंतु संग्रह नहीं हुआ। 200 रुपए का चेक बैंक में मैंने जमा कराया लेकिन वो संग्रह नहीं हुआ। 200 रुपए चेक कोई हमें दिया था, हमने उसे बैंक भेजा, लेकिन वास्तव में उसकी राशि मुझे प्राप्त नहीं हुई। वास्तव में उसकी राशि मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो उसे हम लोग क्या लिखते हैं? निगेटिव। वास्तव में उसकी राशि हमें प्राप्त नहीं हुई तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं? निगेटिव। ठीक है ना? वास्तव में 2,000 रुपए का चेक बैंक में संग्रह कराने के लिए हमने भेजा था, लेकिन परंतु उसका संग्रह नहीं हुआ, इसको हम लोग निगेटिव लिखते थे। ओवरड्राफ्ट का केस है तो इसको हम लोग पॉजिटिव लिखेंगे। बैंक पासबुक ने अधिविकर्ष पर 80 रुपए का ब्याज लिए। 80 रुपए का ब्याज बैंक पासबुक से, पासबुक में अधिविकर्ष पर ब्याज लिया गया है। ब्याज लिया गया मतलब बैंक ने हमें काटा है तो हम भी इसे जोड़ देंगे। ठीक है ना? पांचवा क्वेश्चन, ब्याज लिया गया। अगला है कि 500 रुपए का चेक जो संग्रह हेतु बैंक भेजा गया, बैंक ने उसे क्रेडिट भी कर दिया, किंतु रोकड़ बही में उसकी प्रविष्टि लिखने के लिए छूट गई। कोई राशि मुझे बैंक में मिला है 500 रुपए, लेकिन हमने रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? 500 रुपए राशि मिला था, हमने अपने यहाँ नहीं लिखा है, वास्तव में तो राशि आया था ना, तो इसको जोड़ते थे। तो अभी के केस में, अधिविकर्ष के केस में घटाना पड़ेगा। 200 रुपए पासबुक में गलत नाम किए गए, 200 रुपए पासबुक में गलत क्रेडिट कर दिए गए। 200 रुपए पासबुक में गलत क्रेडिट, पासबुक है ना, यह है क्रेडिट, डेबिट पक्ष, डेबिट पक्ष, क्रेडिट पर डेबिट को ही नाम बोलते हैं। बोल रहा है कि 200 रुपए गलत लिखा गया, 200 रुपए एक्स्ट्रा लिख दिया आपने, 200 रुपए आपने एक्स्ट्रा लिखे तो आपको यहाँ घटाना पड़ता है। सामान्य केस में आप एक्स्ट्रा कैसे लिख सकते थे, लेकिन ओवरड्राफ्ट के केस में जोड़ना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सॉल्व होके क्या आएगा? 1600, 1600
1600 प्लस 2000 प्लस 80 प्लस 200 माइनस 500। इनको सॉल्व कर देंगे तो ए आंसर आ जाएगा 3380। ठीक है, मुझे यकीन है कि इसे आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 30 जून 2001 को मेरी रोकड़ बही में 18,750 बैंक अधिविकर्ष प्रदर्शित किया गया था। यह है बैंक अधिविकर्ष का केस। बैंक अधिविकर्ष के केस, रोकड़ बही का बैंक अधिविकर्ष। तो हम लोग रोकड़ बही का सामान्य केस सोचेंगे, फिर उसको निगेटिव, उसको उल्टा कर देंगे, क्योंकि बैंक अधिविकर्ष ये होता है कि उस खाते में कोई राशि निगेटिव में थी, तो हम लोग उस पूरे डाटा को साइन वाइज उल्टा कर देंगे। देखिए क्या करते हैं हम लोग। 27 जून 2010 को नगद चेक बैंक में जमा किए गए, जिसमें से 345 और 345 और 68 रुपए का चेक 30 जून तक नहीं आए। कब आए? 2 जुलाई और 4 जुलाई को। मतलब वास्तव में जमा कितना हुआ है 2010 में से? इतने राशि और इतने राशि को छोड़ के बाकी सभी जमा हुए हैं। ये राशि जमा नहीं हो सका है, इसीलिए इसको रोकड़ बही से घटा देना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये अनादृत हो गए। अगला देखेंगे, जून के माह में मैंने अपने लेनदारों को 2505 रुपए का चेक निर्गमित किया, जबकि उसने 2505 का जो चेक था उसमें से 2055 के चेक 5 जुलाई को भुगतान कराया। 5 जुलाई को भुगतान कराया, बाकी को उसने इसके अंदर भुगतान कराया होगा ऐसा मानते हुए, यानी 2505 में सिर्फ 450 रुपए का ही भुगतान कराया हो 30 जून के अंदर, और 2055 रुपए का भुगतान नहीं करा सका। हम लोग तो लेखा 30 जून का बना रहे हैं ना, तो इतना रुपए भी वो भुगतान नहीं करा सका। यानी इसे कौन, एबीसी कोई इंडस्ट्री थी, उसने इसे जारी किया 2505, ठीक है ना, और या मेरी रोकड़ बही है, तो मैं उसे जारी कर रहा हूं, लेकिन उसने भुगतान सिर्फ इतने रुपए का करवाया है। अभी भी मेरे खाते में इतना रुपए है। अगर मेरे खाते में अभी भी इतना रुपए है, इसका अर्थ है कि इसे जोड़ना चाहिए। खाते से ए वाला राशि नहीं गया है, ठीक है ना, खाते से वो राशि नहीं गया है। अगला, मेरे बैंक, फिर से बता रहा हूँ, रोकड़ बही का अधिविकर्ष, रोकड़ बही को संधारित करने वाला व्यक्ति मैं, या कोई कंपनी का व्यक्ति, व्यवसायी इसे संधारित कर रहा है, ठीक है ना, बैंक के पासबुक से उसका सुधार करना चाह रहा है, ठीक है ना। बैंक ने मेरे आदेश अनुसार जून माह में नामांकित भुगतान किए, बैंक ने भुगतान कर दिए हैं, तो उसको हमारे खाते से हटाइए भाई। वास्तव में ये भुगतान गए हैं। अगर 10,000 मेरे खाते में था तो इतना इतना राशि कम हो गया, क्योंकि बैंक ने उसे भुगतान कर दिया है। बैंक ने इतने पे लाभांश एकत्रित किया, ठीक है, लाभांश एकत्रित किया तो उसे हम जोड़ेंगे। बैंक ने 225 रुपए मुझे गलत जमा कर दी है। बैंक ने, ध्यान दीजिए, मैं बैंक पासबुक के आधार पर ही अपना रोकड़ बही को रिकनसाइल कर रहा हूँ। क्लियर है? अगर बैंक पासबुक में ए पहले से गलती से जमा कर दिया है, जुड़ा हुआ राशि ये है, तो इसके आधार पे ही हम लोग रोकड़ बही सुधार रहे हैं, तो हम लोग भी इसे ऐड कर देंगे रोकड़ बही में, क्योंकि बैंक पासबुक में ऐड है, ठीक है ना। अगला, बैंक ने 188 रुपए के ब्याज लगाए, बैंक ने ब्याज लगाए हैं, मतलब बैंक मेरे से डिडक्ट किया, राशि घटाया है, ठीक है ना। अब इन्हीं का अधिविकर्ष बनाना हो, तो अधिविकर्ष बनाने के लिए इनके पूरे साइन को उल्टा कर दीजिए। अगर ये अधिविकर्ष का केस नहीं होता तो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व कर देते, लेकिन चूंकि ये अधिविकर्ष का केस है तो इसको उल्टा कर दीजिए। ए हुआ प्लस, ए हुआ माइनस, ए हुआ प्लस, ए हुआ माइनस, ए हुआ माइनस और ए हुआ प्लस। अब आपका क्वेश्चन हो गया है कि मेरा रोकड़ बही का 30 जून 2001 की स्थिति में बैंक समाधान विवरण। अब बैंक समाधान विवरण बना दीजिए, ठीक है ना। अब बैंक समाधान विवरण बनाने का जो फॉर्म वो है, वो क्या है? विवरण, विस्तृत राशि और राशि, ठीक है ना। तो विस्तृत राशि के लिए पहले विवरण देखिए। विवरण में पहले इस लाइन को लिखिए, रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष, और वो है बैंक अधिविकर्ष, और वो कितना है भाई? तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक अधिविकर्ष है 18,750, ठीक है ना। इसके बाद आप जोड़िए, लिख लीजिए
क्या जोड़ना है भाई, तो जोड़िए में लिख रहा हूं मैं। इसके बाद जोड़िए लिखे, जोड़ना में क्या लिखना है, तो जोड़ना में पहला ये आ जाएगा, नगद बैंक भेजे परंतु अनादरित, नगद बैंक भेजे पर अनादरित। कितने कितने राशि हुए, तो 345। दोनों को एक साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, 345 और 68। अगला दूसरा है, बैंक ने मेरे आदेश अनुसार, बैंक ने भुगतान किए है ना, ठीक है ना, बैंक ने भुगतान किए 255 और 33 रुपए। अगला हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, बैंक ने 188 रुपए का ब्याज लगाए। तीसरा, बैंक ने ब्याज लगाया और वो कितने का लगाया है भाई, तो 188 का, ठीक है ना। इतनी राशि जुड़ने चाहिए। अब लिखिए घटाइए, तो घटाइए में कौन कौन सी घटाइए साइन है, तो पहला ये साइन है जो चेक निर्गमित परंतु भुगतान नहीं, तो पहला चेक निर्गमित पर भुगतान नहीं, और चेक निर्गमित और भुगतान नहीं कितना है। दूसरा निगेटिव में क्या है, बैंक में लाभांश और गलत जमा, लाभांश, लाभांश से 225 और गलत जमा ये भी 225। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहले यहाँ इनका योग निकालिए, फिर इनका योग निकालिए और घटा के लाइए, और घटा के लाएंगे तो क्या आएगा, रोकड़ भाई के अनुसार बैंक अधिविकर्ष है, तो यहाँ आ जाएगा पासबुक के अनुसार। कौन से पासबुक, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष। आप इसे लाइए भाई, तो लाने के लिए 345, 68, 255, 33, 188, तो ये आया 889, ये राशि आया 889। इसमें ऐड कर दीजिए 18750, तो आया 1919639। अब इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 2055 प्लस 225 प्लस 225, 2505, 2505, इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 19,639 से, तो आपके पास आया 17,000, आपके पास आया 17,134, ठीक है ना। तो 17,134 है, वो बैंक पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित के आधार पर बैंक समाधान विवरण बनाइए। क्या है भाई, तो 30 जून 2002 को पासबुक के नाम, पासबुक, पासबुक का नाम बाकी है, मतलब पासबुक का डेबिट शेष है। मैं पहले ही स्टार्टिंग में क्लियर किया हुआ हूं कि जब भी लाभ की स्थिति होती है, जब भी लाभ की स्थिति होती है तो क्या होता है, रोकड़ बही का, रोकड़ बही का डेबिट शेष होता है, डेबिट शेष, जो कि क्या होता है, धनात्मक राशि होती है, ठीक है ना, पॉजिटिव राशि होती है। उसी प्रकार जैसा रोकड़ भाई आप संधारित किए हैं वैसे ही बैंक पासबुक इसी इसी लेन देन का बैंक पासबुक में, बैंक पासबुक में क्रेडिट शेष होता है, क्रेडिट शेष, और बैंक पासबुक का जो क्रेडिट शेष होता है वो भी पॉजिटिव होता है। क्लियर है। जैसे ही रोकड़ बही का कोई निगेटिव शेष आया, यानी वो क्या है, रोकड़ बही का अधिविकर्ष है। जैसे ही बैंक पासबुक का कोई निगेटिव शेष आया, यानी वो क्या है, बैंक पासबुक का अधिविकर्ष है, या अधिविकर्ष रोकड़ बही का, रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। रोकड़ बही का क्रेडिट शेष का अर्थ क्या है कि आपने भुगतान ज्यादा किया है, प्राप्ति कम किया है। बैंक पासबुक का, बैंक पासबुक का डेबिट शेष, डेबिट शेष, इसका अर्थ होता है कि आपने विथड्रॉल ज्यादा किया है, प्राप्तियां कम की। क्लियर है। तो यहाँ पे है
बैंक पासबुक का डेबिट शेष, मतलब इसने क्या किया है, विथड्रॉल अधिक किया है, मतलब ये क्या है, बैंक पासबुक का अधिविकर्ष का केस है। क्लियर है। अगर बैंक पासबुक का अधिविकर्ष का केस है तो बैंक पासबुक संधारित करने वाला व्यक्ति कौन है, बैंक, और वो किससे इस डाटा को रिकंसाइल किससे करना चाहता है, रोकड़ बही से। क्लियर है। बैंक पासबुक को संधारित करने वाला व्यक्ति है बैंक, और इसको किस डाटा से रिकंसाइल कर रहा है, रोकड़ बही से। मतलब अभी रोकड़ बही के अनुसार बैंक पासबुक में समायोजन किया जा रहा है। ठीक है। अब देखिए, इनके डाटा को पहले हम साधारण बनाएंगे, फिर उसका साइन चेंज करेंगे जिससे कि वो अधिविकर्ष में कन्वर्ट हो सकेगा। तो पहले देखिए, 2300 रुपए का चेक भेजे गए जिसकी राशि 30 जून तक नहीं, जिसकी संग्रह 30 जून तक नहीं हो पाई। क्लियर है। कोई 23 जून तक कोई चेक भेजा गया था, 23 जून तक कोई चेक भेजा गया था जिसकी राशि को 30 जून तक संग्रह नहीं हो पाया है। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि अभी जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये किसके आधार पर कर रहे हैं, रोकड़ बही के आधार पर। और रोकड़ बही में जैसे ही आपने चेक भेजा, रोकड़ बही में जैसे ही आपने चेक भेजा, आप तो एंट्री कर चुके ना कि मैंने रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में 2300 रुपए का भुगतान कर दिया है। क्लियर है। रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में 2300 रुपए का भुगतान कर दिया है। तो अगर रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में 2300 रुपए का भुगतान आपने लिख दिया है, इसी के आधार पर बैंक समाधान कर रहे हैं आप, इसी के आधार पर बैंक समाधान कर रहे हैं, मतलब बैंक के पासबुक में 2300 रुपए को आप ऐड करके बताएंगे क्योंकि आपने इस डाटा को भेज रखा है। ठीक है ना। ये डाटा आप रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में दे चुके हैं। ठीक है ना। रोकड़ बही में भुगतान पक्ष से जा चुका है, मतलब ये डाटा 23 जून को चेक भेजे गए जिसकी राशि संग्रह नहीं हो पाई। 23 जून को थोड़ा सा गलत हुआ है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो रहा है कॉन्सेप्ट, फिर से देखिए। 23 जून के चेक भेजे गए जिसकी राशि का संग्रह 30 जून तक नहीं हो पाया है। 23 जून को मतलब जो भी कंपनी है ना उसे कोई चेक प्राप्त हुआ है। ठीक है ना। जो भी कंपनी है, कंपनी को चेक प्राप्त हुआ। ठीक है ना। कंपनी को चेक प्राप्त हुआ है कितना, 2300 का, और ये 2300 को बैंक भेज गया, बैंक भेजा है, बैंक ने इसे 30 जून तक संग्रह नहीं किया। ठीक है ना। तो चूंकि कंपनी ने अपने रोकड़ बही में इसका एंट्री कर रखा है, रोकड़ बही में इसका एंट्री कहाँ किया है, प्राप्ति पक्ष में कर रखा है। क्लियर है। रोकड़ बही में 2300 रुपए प्राप्ति पक्ष में कर रखा है, बैंक ने उसे नहीं वसूला है, लेकिन बैंक रिकंसाइल, बैंक अपने खाते को रोकड़ बही के आधार पर सुधार रहा है। तो अगर रोकड़ बही में इसको प्राप्ति दिखाया जा चुका है तो बैंक पासबुक में भी इसे प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाएगा। प्राप्ति पक्ष में दिखाया जाएगा मतलब बैंक पासबुक में इसे जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, 1200 रुपए के चेक निर्गमित किए गए, भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। रोकड़ बही से 1200 चेक निर्गमित कर दिए गए। इस कंपनी ने किसी रमेश को 1200 रुपए का चेक दिया, लेकिन रमेश ने उसका भुगतान 30 जून तक कराया ही नहीं। तो ये राशि तो अभी भी है ना, आपके खाते में ही है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 1200 रुपए का चेक निर्गमित किए, भुगतान हेतु प्रस्तुत किए। 1200 रुपए का चेक जैसे निर्गमित किए, रोकड़ बही में उसे भुगतान पक्ष में लिख चुके हैं। क्लियर है। अगर रोकड़ बही से 1200 रुपए का भुगतान पक्ष में लिख चुके हैं तो बैंक समाधान में भी उसे भुगतान पक्ष में लिखिए कि ये राशि 1200 रुपए हमारे पास से गया। ठीक है ना। बैंक ने 375 रुपए भवन के नगर पालिका को चुकाए। अब बैंक चुका रहा है, देखिए रोकड़ बही में इसका कोई लेखा नहीं है क्योंकि इसे कौन चुका रहा है, बैंक चुका रहा है। ठीक है ना। बैंक ने 375 रुपए भवन के कर नगर पालिका को चुकाए। रोकड़ बही में इसका कोई लेखा नहीं था, मतलब रोकड़ बही से 375 रुपए गायब नहीं हुआ है, बैंक से दिखा रहा है। और हम लोग बैंक का पासबुक का समाधान कर रहे हैं रोकड़ बही के आधार पर। रोकड़ बही में कहीं से भी 350 रुपए गया हुआ नहीं था, आपने 350 रुपए पटा दिया है, तो वास्तव में आपके पास 350 रुपए रहना चाहिए था क्योंकि रोकड़ बही में किसी भी प्रकार का लेखा आपने नहीं किया है कि 350 रुपए गए। ठीक है ना। अगला देखिए, 600 रुपए के चेक बैंक में जमा किए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे। ये इंपॉर्टेंट है। किसी ने सीधे ही आपके बैंक में 600 रुपए का चेक जमा कर दिया। क्लियर है। अभी आप किसके आधार पर समायोजन करने वाले हैं, आप समायोजन करना चाह रहे थे रोकड़ बही के अनुसार। रोकड़ बही में कहीं पे भी लिखा ही नहीं है कि 600 रुपए का चेक आया है। अगर रोकड़ बही में 600 रुपए का चेक नहीं है और रोकड़ बही के अनुसार आप बैंक समाधान पासबुक को समाधान कर रहे हैं रोकड़ बही के अनुसार, रोकड़ बही में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 600 रुपए का चेक आया है। आपने चेक को ले लिया है तो आप इसे माइनस कीजिए क्योंकि वास्तव में रोकड़ बही में कोई 600 रुपए का चेक लिखा हुआ नहीं है। विनियोजन धन का ब्याज
400 रुपए बैंक ने वसूल किया जिसे पासबुक में लिख लिया। अब ध्यान दीजिए, 400 रुपए बैंक को एक्स्ट्रा मिल गया, रोकड़ बही में कहीं एंट्री है, नो एंट्री, ठीक है ना। लेकिन बैंक कैश बुक में कहीं एंट्री नहीं है, लेकिन बैंक पासबुक में एंट्री है। बैंक पासबुक में 400 रुपए एक्स्ट्रा है तो इसको माइनस कीजिए, क्योंकि रोकड़ बही के अनुसार आप इसे रिकनसाइल कर रहे हैं। रोकड़ बही में बैंक व्यय के 15 रुपए 2 बार लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट है। रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में इसने बैंक व्यय को 2 बार लिख लिया। एक बार 15-15 रुपए लिखा, वास्तव में कटा सिर्फ 15 रुपए था, वास्तव में कटा सिर्फ 15 रुपए था। बैंक ने 15 रुपए काटा था अपने बैंक व्यय का, आपने इसे लिख लिया, आपने इसे 2 बार लिख लिया। 15 रुपए तो लिखा ही, एक बार और भूल से 15 रुपए लिख लिया। तो जब भूल से आप इसे 2 बार लिख चुके हैं, 2 बार भुगतान दिखा चुके हैं, रोकड़ बही में 2 बार भुगतान दिखाया जा चुका है, तो इसे घटाइए, ठीक है ना। रोकड़ बही में व्यय के 15 रुपए 2 बार लिख चुके हैं, ठीक है ना। रोकड़ बही में व्यय के 2 बार 15 रुपए लिख चुके हैं, तो वास्तव में एक ही बार होना चाहिए, तो इसे घटा दीजिए। अगला है अगला है कि बैंक ने 50 रुपए अधिविकर्ष पर ब्याज लगाए। बैंक ने अधिविकर्ष पर 50 रुपए ब्याज लगाए, क्लियर है। रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं था, तो इसे भी आप इसे बैंक ने अधिविकर्ष पर 50 रुपए बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाए, मतलब जो भी खाता संधारित हो रहा है उस पे ब्याज लगाए हैं बैंक ने, ब्याज वसूले हैं बैंक ने, ठीक है ना। क्योंकि अधिविकर्ष का ही खाता है, अधिविकर्ष पे ही ब्याज लगा है, तो इसको अधिविकर्ष के केस में, अधिविकर्ष के केस में मतलब यहाँ पे माइनस प्लस का नहीं, देखिए इसको अधिविकर्ष के केस में डायरेक्ट घटाइए, ठीक है ना। इसका माइनस प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इनको हम सामान्य की तरह सोच रहे थे, ठीक है ना। लेकिन ये अधिविकर्ष का ही लेखा है तो इसको अधिविकर्ष के केस में घटाएंगे। बाकी सभी का साइन बदलिए, क्योंकि अधिविकर्ष का केस है, जैसे प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ए माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, ए प्लस था तो ये हो जाएगा माइनस, ए माइनस था तो ये प्लस, ए माइनस था तो ए प्लस, ए माइनस था तो ए प्लस, ठीक है ना। और अधिविकर्ष ए माइनस का माइनस ही रहेगा क्योंकि अधिविकर्ष का ही ब्याज था, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने आएंगे तो वही पुराना फॉर्मेट, विवरण, राशि, विस्तृत राशि और राशि, ठीक है ना। विवरण, विस्तृत राशि और राशि। तो मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, देखिए यहाँ हो गया विवरण, विस्तृत राशि और राशि, ठीक है ना। विवरण में क्या हो जाएगा, पहले तो आप बताइए कि पासबुक का अधिविकर्ष या पासबुक का डेबिट शेष। तो पासबुक का डेबिट शेष, पासबुक का डेबिट शेष कितना है, तो ये है 6800 रुपए। अगला है 2300 रुपए, प्लस प्लस वालों को पहले यहां लिखिए, जोड़िए, जोड़िए क्या क्या है, तो 1200 रुपए जोड़िए। चेक निर्गमित परंतु भुगतान में प्रस्तुत नहीं, चेक निर्गमित पर भुगतान नहीं, और ये कितना है 1200। दूसरा ए प्लस, दूसरा प्लस, चेक बैंक में जमा किए रोकड़ बही में नहीं, बैंक में जमा पर रोकड़ में नहीं, रोकड़ बही में नहीं, और ये कितना है जमा 600 रुपए, ठीक है ना। अगला है प्लस है, विनियोजित धन पर ब्याज, विनियोजन पर ब्याज, और यह है 400। अगला हो जाएगा रोकड़ बही में व्यय, रोकड़ बही में बैंक व्यय, 2 बार एंट्री, 2 बार एंट्री, कितना रुपए, तो 15 रुपए। इनका योग कर लीजिए, तो 1200, 600, 1800, 1800, 400, 2200 और 2200, 15, ठीक है ना। 6800 से 2215 घटाकर जोड़ करके लिख दीजिए, तो 6800 में 2215 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5109, ये आया है 919015, ठीक है ना। अब घटाइए लिखिए, घटाइए का प्रभाव दो ही पड़े हैं। पहला क्या, यहाँ पे घटाइए, 2300 के चेक, 2300 के चेक भेजे जिसकी राशि संग्रह नहीं, चेक भेजे राशि संग्रह नहीं, ठीक है ना।
चेक जमा पर संग्रह नहीं। और ये कितना है? 2300। अगला एक और निगेटिव क्या है देखिए, भवन कर 375। अगला निगेटिव क्या है? पूरा निगेटिव ए है, बैंक अधिविकर्ष, बैंक ब्याज लिया है, अधिविकर्ष पे लिया है, इसलिए इसका इसका समाधान, इसको चेंज नहीं करेंगे, जो रहेगा वैसे ही रखेंगे। यहाँ माइनस था, इसको भी माइनस रखे, तो ये 50, इनको घटा दीजिए, तो हुआ 2300 प्लस 375 प्लस 50, तो ये आया 2725। ये वास्तव में होता है माइनस, इनको घटाइए, तो 2725 माइनस होने के बाद आ जाएगा 6290। तो जो 6290 है ना, ये क्या है? ये 6290 है, पासबुक का डेबिट शेष था, तो इसको बताइए कि ये है रोकड़ बही का क्रेडिट शेष, रोकड़ बही के बैंक का क्रेडिट शेष। ठीक है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आगे के क्वेश्चन को थोड़ा और जल्दी देखते हैं सॉल्व। हाँ, तो एक क्वेश्चन है बैंक अधिविकर्ष का, और अधिविकर्ष की राशि कितनी है? तो अधिविकर्ष की राशि है 8970। अब पहले सामान्य केस में सोचिए, चेक निर्गमित किए किंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, रोकड़ बही से राशि गया। क्लियर है? रोकड़ बही से राशि में भुगतान पक्ष में लिख के निर्गमित किया है, यानी आप इसे बैंक में भी घटाइए। बैंक ने विनियोज, क्योंकि रोकड़ बही को ही सत्य मानना है, भुगतान हेतु प्रस्तुत हुआ है नहीं हुआ, इससे भुगतान गया तो भुगतान गया। ठीक है ना? बैंक ने विनियोजन पर ब्याज प्राप्त किया, जिसे रोकड़ बही में नहीं लिखा। बैंक ने विनियोजन पर ब्याज प्राप्त किया, बैंक ने प्राप्त किया, रोकड़ बही में नहीं लिखा ना, यानी रोकड़ बही में राशि नहीं था, तो इसे घटाइए। ठीक है ना? रोकड़ बही में राशि लिखा ही नहीं था। अगला, बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लगाए, रोकड़ बही में नहीं लिखा, अधिविकर्ष पर ब्याज लगाए हैं बैंक ने, तो इसे घटाना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ये अधिविकर्ष का ही आप सोच रहे हैं, इसे मैं सामान्य सोच रहा हूँ। ठीक है ना? इसको अधिविकर्ष में कन्वर्ट करने के लिए साइन चेंज करूंगा, लेकिन ये अधिविकर्ष का है, तो इसको डायरेक्ट लीजिए। एक ग्राहक ने सीधे ही बैंक में जमा कराया, जिसका लेखा केवल पासबुक में ही था, सीधे ही बैंक में जमा करा दिए, और रोकड़ बही में लेखा ही नहीं था, तो इसे भी माइनस कीजिए। रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में बैंक खाने का जोड़ अधिक लग गया, रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में बैंक खाने का योग अधिक लग गया, बैंक खाने का योग अधिक लग गया, मतलब इसे माइनस कीजिए। क्लियर है? क्योंकि रोकड़ बही में अधिक लग गया, वास्तव में था नहीं, तो ये हमें पता चला है, तो इसे माइनस कीजिए। अगला देखिए, एक ग्राहक से एक चेक प्राप्त हुआ, जिसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में तो कर दी गई, परंतु चेक में जमा कराना भूल गए, रोकड़ बही में प्रविष्टि है, तो इसलिए ऐड कर दीजिए। ठीक है ना? अब इनको तुरंत से साइन चेंज कीजिए, तो इनका साइन हो गया पॉजिटिव, इनका पॉजिटिव, इनका पॉजिटिव और इनका निगेटिव। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस अधिविकर्ष की राशि है कि एक किसका अधिविकर्ष था, तो ये था बैंक अधिविकर्ष, ये था बैंक अधिविकर्ष। तो बैंक अधिविकर्ष की राशि में से क्या क्या जोड़ना है भाई? तो जोड़ना है 1520, 330, 2100, तो ये आ जा रहा है 1520, 330, 2000 प्लस 100, 3950, तो ये आया 3950। इन दोनों का योग कर देंगे 8970, तो 12920। अब यहाँ घटाइए, यहाँ प्लस लिख दिया हूँ, यहाँ घटाइए, तो घटाइए में सिर्फ दो है, पहला ब्याज 150 और दूसरा प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं की गई, बैंक में नहीं की गई थी। ठीक है ना? तो ये हुआ 1650, तो ये हो गया माइनस 1650, 1650 को घटा दीजिए, माइनस 1650, तो आया 11270, इस आंसर आ गया। ठीक है ना? 11270 जो आया है, वो क्या आया है? रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष 11270, 11270 रोकड़ बही का अधिविकर्ष।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, रोकड़ बही के अनुसार अधिविकर्ष है, मतलब यहाँ पे बैंक पासबुक के अनुसार हमें बनाना है। ठीक है ना, हमें बनाना है बैंक पासबुक के अनुसार, बैंक पासबुक के अनुसार। अब देखिए पहले साधारण केस देखते हैं। अगर ब्याज अधिविकर्ष और ब्याज लिया गया माइनस बैंक ब्याज लिया गया माइनस, ठीक है ना, चेक द्वारा जारी किए गए, यहाँ पे माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हम लोग इसे बैंक पासबुक के अनुसार रोकड़ बही में सुधार करने वाले हैं। तो वास्तव में बैंक पासबुक में माइनस हुआ है, माइनस हुआ, ठीक है ना। चेक जारी किए परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ। इस कंपनी ने चेक जारी किए परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं हुआ, मतलब बैंक खाते से वो डिडक्ट नहीं हुआ। चेक जारी हुआ है, ठीक है, लेकिन वो बैंक खाते से डिडक्ट नहीं हुआ है, मतलब कैश बुक से भी इसे घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। और चेक जमा कराए परंतु बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। अब 2100 रुपए का मैंने चेक जमा भी कराया था, लेकिन फिर से बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। बैंक पासबुक में दोनों ही एंट्री नहीं हो पाई। भले जो मैंने चेक जारी किया था वो किसी ने अगले ने भुनाया नहीं, तो बैंक से पैसा गया नहीं, बैंक में अभी भी राशि वो है, ठीक है ना। दूसरा, बैंक से पैसा नहीं गया मतलब अभी इसे हमें ऐड करना पड़ेगा, इसे ऐड करना पड़ेगा। क्या है, चेक जारी किया परंतु प्रस्तुत नहीं किया, मतलब अगला व्यक्ति जो है वो चेक को प्रस्तुत नहीं किया, तो इसे प्लस करेंगे। चेक जमा कराया परंतु बैंक को भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। मुझे किसी ने चेक दिया था, मैंने उसे बैंक में जमा कराया, लेकिन 2100 रुपए से भुगतान प्राप्त ही नहीं हुआ, तो माइनस हो गया। अगला, एक बिल जो बैंक में भुना लिया गया था तिरस्कृत हो गया। एक बिल जो बैंक में भुनाया गया था वो तिरस्कृत हो गया, मतलब वो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है ना। अगर तिरस्कृत हो गया है मतलब उसे घटाना चाहिए और राशि अब नहीं रहा बैंक में, ठीक है ना। अब आइए इनको ओवरड्राफ्ट के केस में इनको प्लस कर दीजिए, ए प्लस ए माइनस ए प्लस ए इसी के लिए है ना, ए प्लस जो है वो इसके लिए है, ए प्लस ये वाला जो राशि है 1000 रुपए वाले के लिए है माइनस, और 2100 के लिए है प्लस, और ये हो गया प्लस जो बिल बनाया। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए सिंपल अधिविकर्ष का केस था, इसीलिए हमने उसे पूरा उल्टा कर दिया है। एक चीज जरूर ध्यान देंगे, जब बैंक का अधिविकर्ष होता था, बैंक का अधिविकर्ष होता था, उसके ब्याज को डायरेक्ट ले लेते थे, लेकिन इनके अधिविकर्ष में उस ब्याज को हम लोग कन्वर्ट करके लेते हैं, ठीक है ना। इससे जरूर ध्यान देंगे, बैंक के अधिविकर्ष के ब्याज के केस में अलग है। अब आगे आएंगे, इनका अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 3870 इसमें जुड़ने वाले आइटम क्या क्या है, तो 140, 40, 2100 और 600 ये जुड़ जाएंगे, तो ये होगा 140 प्लस 40 प्लस 2100 प्लस 600, तो ये आएगा 2880, ठीक है ना, 2880, और ये जुड़ जाएगा 3870, तो ये हो जाएगा 6750, ठीक है ना। अब इसमें से घटेगा, घटने वाला सिर्फ एक ही चीज था, 1000 रुपए, ठीक है ना। तो 1000 रुपए इसमें से घटाइए, और 1000 रुपए किस चीज का था, चेक जारी किया था और वो प्रस्तुत नहीं हुआ, अगले ने उसे प्रस्तुत नहीं किया था, तो ये होगा 5750 इसका आंसर आया, ठीक है ना, इस क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मेसर्स हरिकिशन पासबुक का जमा क्रेडिट शेष है। पासबुक का क्रेडिट शेष होना मतलब नॉर्मल केस होना, पासबुक का डेबिट शेष होना मतलब अलग केस होना। तो पासबुक का क्रेडिट शेष है मतलब ठीक है, पासबुक का क्रेडिट शेष मतलब नॉर्मल केस है, ठीक है ना। तो क्रेडिट शेष का कितना है, 6000 रुपए, ठीक है, नॉर्मल केस पासबुक का क्रेडिट शेष। और इसे किसके रिस्पेक्ट में बनाना है, रोकड़ बही के रिस्पेक्ट में, रोकड़ बही का खाता के रिस्पेक्ट में बनाना है। आप ध्यान देंगे, ये 15 दिसंबर को 1500 रुपए का चेक निर्गमित किए गए, ठीक है ना। 15 दिसंबर को 1500 रुपए का चेक निर्गमित किए गए, जो जिनमें से 31 दिसंबर तक 9000 रुपए का चेक ही भुगतान हेतु प्रस्तुत हुए थे, 600 का चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत ही नहीं है। 1500 निर्गमित किए गए थे, मतलब जो भी कंपनी है मेसर्स हरि किशन एंड कंपनी, उसने 1500 रुपए का चेक किसी को काटा था, जिसमें से 900 रुपए का ही उसने भुगतान किया 31 दिसंबर तक का, और 600 रुपए भुगतान ही नहीं कराया। अगर 600 रुपए भुगतान नहीं कराया है तो बैंक के खाते से 600 रुपए नहीं गया है, मतलब अगर मान लीजिए 3-3 हजार रुपए दोनों में थे, रोकड़ बही और बैंक में, रोकड़ बही ने जैसे ही उसे काटा तो अपने खाता को 1500 रुपए कम किया और क्या कर दिया, 1500 रुपए। अब रोकड़ बही में कितना है, 1500, लेकिन बैंक में सिर्फ 900 ही घटा, तो बैंक में अभी कितना है, 2100। अगर
अगर बैंक पासबुक को रोकड़ बही के अनुसार रिकंसाइल करना है तो बैंक पासबुक में 1500 रुपए मेंटेन कराने के लिए 600 रुपए घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। 600 रुपए घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 600 रुपए माइनस में लिख लीजिए। ये क्लियर हुआ। दूसरा देखिए, बैंक व्यय 10 रुपए बैंक ने डेबिट किया है। बैंक का डेबिट क्या होता है? विथड्रॉ और डिपॉजिट। तो बैंक का डेबिट होता है विथड्रॉ यानी निकालना, बैंक निकालना, बैंक में जमा करना मतलब क्रेडिट होता है। क्लियर है ना। अब क्या बोला है कि बैंक व्यय, इसने बैंक व्यय का 10 रुपए काट लिया है। बना किसके अनुसार रहा है? रोकड़ बही के अनुसार। रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं है तो इसको आप ऐड कीजिए। वो अपने मन से काटा है, बैंक पासबुक में कटा हुआ है, रोकड़ बही में नहीं है। और हम इस पासबुक को किसके अनुसार सुधार रहे हैं? रोकड़ बही के अनुसार, तो आप इसे ऐड कर दीजिए। अगला देखिए, बैंक ने 85 रुपए ब्याज के पासबुक में जमा किए, बैंक ने जमा कर दिए हैं, देखिए रोकड़ बही में जमा नहीं था, तो इसे आप घटाइए कि ये हमारे पास नहीं है, रोकड़ बही के अनुसार नहीं है। 160 रुपए एक चेक ग्राहक से मिला, रोकड़ बही में डेबिट लिखा गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया, रोकड़ बही में लिख लिया गया, रोकड़ बही में है तो बैंक में भी इसे ऐड कर दीजिए कि रोकड़ बही के अनुसार अगर आप सुधार रहे हैं तो आपको 160 रुपए जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोकड़ बही में 160 रुपए आ चुका है। 250 रुपए एक चेक बैंक में भेजा गया जिसे बैंक ने जमा भी कर लिया किंतु रोकड़ बही में इसकी लेखा नहीं, रोकड़ बही में लेखा नहीं है मतलब इसे आप घटाइए, क्योंकि आप रोकड़ बही से बैंक को रिकंसाइल कर रहे हैं। रोकड़ बही में 250 रुपए लिखा ही नहीं था तो आप उसे हटा दीजिए। दिसंबर 29 को 800 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया किंतु उसे उपरोक्त तिथि तक बैंक द्वारा जमा नहीं किया गया। दिसंबर, इनके पास, हरि किशन के पास कोई चेक आया है 800 रुपए का जिसे उन्होंने बैंक में जमा करने के लिए भेज दिया है। 800 रुपए का चेक जमा किया किंतु उपरोक्त तिथि तक जमा नहीं किया गया। जैसी 800 रुपए इनके पास आया था, रोकड़ बही के डेबिट पक्ष में जमा में लिख चुके हैं। अगर उनके पास पहले से 2000 रुपए था तो आज 2800 रुपए हो चुका है, लेकिन बैंक में पहले से जो 2000 था वही मेंटेन है क्योंकि 800 रुपए बैंक में नहीं आया। तो हमें बैंक को रिकंसाइल करना है रोकड़ बही के अनुसार, तो इसे भी ऐड कर देंगे कि वास्तव में बैंक को इसे नियत समय पे जमा कर देना चाहिए था, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के लिए अगर आप पूरा प्रोफार्मा वाइज बनाना चाहेंगे तो विवरण, विस्तृत राशि, विवरण, विस्तृत राशि और राशि। विवरण में पहले बताइए कि बैंक पासबुक का क्रेडिट शेष, पासबुक का क्रेडिट शेष, और वो कितना है? पासबुक का क्रेडिट शेष है 6000 रुपए। मैं इसे ब्लू से बना दूं ताकि आपको कलर कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे फिर जोड़िए लिखिए, तो जोड़िए में क्या क्या जुड़ा है? तो जोड़िए में जुड़ा है बैंक व्यय 10 रुपए, और क्या जुड़ा है 160 रुपए, और क्या जुड़ा है 800 रुपए, तो ए जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 970 रुपए। 970 रुपए यहाँ जुड़ के आ जाएगा तो 6970 रुपए। अब लिखिए घटाइए, तो घटाइए में जो निगेटिव है तो 85 रुपए और 250 रुपए और 600 रुपए भी निगेटिव है। ए 800 रुपए निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो ए आया 628 800 और ये हो गया 600 प्लस 85 प्लस 250, तो आया 935। 935 को घटा दीजिए, तो 935 को घटा देंगे तो आएगा 6035 मात्र। तो 6000 जो 35 आया है क्या आया? पासबुक का क्रेडिट शेष था, तो ये रोकड़ बही का डेबिट शेष आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 9, ये क्या है? पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है, ठीक है ना, ये अच्छी बात है। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है 8500 रुपए। तो पहले हम इसको साधारण, पासबुक के अनुसार है मतलब इसे किससे सुधारना है? रोकड़ बही से सुधारना है। और पहले हम इसे साधारण केस देखेंगे फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे। जैसे पहला देखिए, 20 जून को 600 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया जिसे संग्रह 4 जुलाई को हुआ। 20 जून को जमा किया गया था। अगर 20 जून को चेक जमा हुआ था, संग्रह ही नहीं हुआ, वो 4 जुलाई तक संग्रह ही नहीं हुआ, 20 जून को चेक बैंक में जमा किया, जो भी कंपनी है उसको कोई चेक प्राप्त हुआ था, वो अपने बैंक में 600 रुपए जमा करने के लिए भेजा था, लेकिन वो वास्तव में जमा ही नहीं हो पाया था, ठीक है ना। 600 रुपए वास्तव में बैंक में आया ही नहीं, ठीक है ना। रोकड़ बही में तो लिखा हुआ था ना कि बैंक में आ चुका है, मतलब रोकड़ बही में तो लिख चुके हैं कि बैंक हमारे पास आ चुका है राशि,
ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, रोकड़ बही में चूंकि लिखा हुआ है कि 600 रुपए आ चुका है, भले ही बैंक उसे जमा नहीं किया है, रोकड़ बही में लिखा हुआ था, तो ये रोकड़ बही में लिखा होने के कारण बैंक पासबुक में भी इसे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम किससे सुधार रहे हैं, रोकड़ बही के रिकॉर्ड से, ठीक है ना। तो रोकड़ बही में 600 रुपए आ चुका था, और उसने बैंक में जमा ही नहीं किया था, बैंक के रिकॉर्ड में नहीं आया, लेकिन रोकड़ बही में आ चुका था, तो उसे आप ऐड करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद अगला हो जाएगा 3500 रुपए चेक निर्गमित किए, लेकिन 1200 रुपए का चेक का भुगतान प्रस्तुत नहीं किया गया। अब जो कंपनी था उसने किसी अन्य को, रमेश को 3500 रुपए दिए चेक के थ्रू, लेकिन रमेश ने उसमें से 1200 रुपए को प्रस्तुत ही नहीं किए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2300 रुपए का ही भुगतान कराया है, 1200 रुपए का भुगतान कराया ही नहीं है। अलग अलग 2-3 चेक दिए होंगे, तो 1200 रुपए का भुगतान कराया ही नहीं है, मतलब 1200 रुपए अभी भी हमारे पास ही है, अभी भी बैंक में ही है। लेकिन चूंकि 3500 रुपए के चेक में से 1200 रुपए का भुगतान नहीं हुआ है, 1200 रुपए अभी भी बैंक में है, लेकिन 1200 रुपए को रोकड़ बही लिख चुका है कि हमने 1200 रुपए दे दिया। 1200 रुपए को रोकड़ बही ने क्या लिखा है, रोकड़ बही ने क्या लिखा है कि हमने 3500 का भुगतान किया था, भले ही 1200 इसमें से कलेक्ट ना हुआ हो, लेकिन मैंने अपने भुगतान पक्ष में, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष में दिखा रखा है, मतलब वो राशि गया हुआ, रोकड़ बही के अनुसार वो निगेटिव हो चुका है, ठीक है ना। तो रोकड़ बही के अनुसार बैंक पासबुक में भी हम इसे घटा देंगे। रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में बैंक खाते का जोड़ 100 रुपए कम लग गया है। अब रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में 100 रुपए कम लिखा गया गलती से, ठीक है ना। रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में, रोकड़ बही के प्राप्ति पक्ष में 100 रुपए कम लग गया है, क्योंकि बैंक पासबुक को रोकड़ बही के अनुसार हम बना रहे हैं, तो जैसे ही रोकड़ बही में 100 रुपए कम लग गया है, आप बैंक पासबुक में भी 100 रुपए कम बताइए, ठीक है ना। व्यापारी की प्रार्थना पर बैंक ने 2000 रुपए का एक ड्राफ्ट जारी किया, जिससे रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। ये बहुत बड़ी बात है, रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, आप उसे घटा दीजिए, वास्तव में वो राशि रोकड़ बही से नहीं गई है, ऐसा माना जाए, क्योंकि आप रोकड़ बही से ही पासबुक को रिकनसाइल कर रहे हैं। पासबुक में 70 रुपए बैंक व्यय के डेबिट है, जिसको रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है। बैंक व्यय का डेबिट किया है, रोकड़ बही में नहीं लिखा है, तो रोकड़ बही में ऐड कीजिए भाई। रोकड़ बही में क्यों नहीं लिखा है, रोकड़ बही में लिखा होना चाहिए था। फिर से देखिए, पासबुक में 70 रुपए, पासबुक में 70 रुपए बैंक, फिर से देखिए 20 जून को, ये तो क्लियर है। दूसरा 3500 रुपए में से 1200 रुपए, ठीक है ना। रोकड़ बही के पक्ष में 100 रुपए जोड़ दिया गया था, ठीक है, माइनस किए। व्यापारी की प्रार्थना पर 2000 रुपए का एक ड्राफ्ट जारी किया, किसने जारी किया, बैंक ने जारी किया, ठीक है ना। बैंक ने एक ड्राफ्ट जारी कर दिया, मतलब अगर रोकड़ बही में 10,000 रुपए था, बैंक में भी 10,000 रुपए था, तो अब बैंक में राशि कितना हो गया, 8,000, रोकड़ बही में अभी भी 10,000 मेंटेन है, तो इसे भी 10,000 करने के लिए इसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। 2000 रुपए व्यापारी की प्रार्थना पर 2000 रुपए बैंक ड्राफ्ट जारी किया गया, जिसे रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, रोकड़ बही में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, आपने जारी कर दिया है, तो आप इसे जोड़ दीजिए, ठीक है ना। आप अपने खाते में जोड़िए, क्योंकि आपने उसे जारी कर दिया था, जारी करते मतलब घटा दिए थे, आप किसी को दे चुके थे, ठीक है ना, तो आप उसे जोड़ दीजिए। पासबुक में 70 रुपए बैंक व्यय के डेबिट हुए हैं, पासबुक में 70 रुपए बैंक व्यय के डेबिट हुए हैं, ठीक है ना, एक्स्ट्रा बैंक व्यय के खर्च हो गए हैं, जिसे रोकड़ बही में कोई लिखा ही नहीं गया है, रोकड़ बही में कोई लिखा नहीं था ना, तो आप यहाँ पे भी उसे सुधारिए। आप काट चुके हैं, तो उससे जोड़ दीजिए कि वास्तव में रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं है, रोकड़ बही में राशि है अभी भी। एक ग्राहक ने 800 रुपए सीधे बैंक में जमा कराए, किंतु इसकी लेखा रोकड़ बही में नहीं है। एक ग्राहक ने 800 रुपए सीधे बैंक में जमा करा दिए, ठीक है ना, ग्राहक ने 800 रुपए सीधे बैंक में जमा कराए, रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं है, रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं है, बैंक में जमा है, आप रोकड़ बही के अनुसार सुधारना चाह रहे हैं, तो इसे घटाइए, ठीक है ना। अब ओवरड्राफ्ट का केस है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, प्लस था तो इसे माइनस कीजिए, माइनस था तो प्लस कीजिए, माइनस था तो प्लस कीजिए, प्लस था तो माइनस कीजिए, प्लस था तो माइनस कीजिए, माइनस था तो इसे प्लस कर दीजिए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मैं सिर्फ गणितीय सॉल्व कर देता हूं, तो गणितीय सॉल्व करने के लिए लिखिए 8500, ये क्या है, तो बैंक का अधिविकर्ष है, बैंक अधिविकर्ष है कितना, 8500। अब लिखिए जोड़िए, तो जोड़िए में क्या क्या आ जाएगा, 3500, नहीं 1200, 3500 में से 1200 का संग्रहित नहीं है, 100 रुपए, और जोड़िए क्या है भाई, तो 800 रुपए, तो ये 1200, 800, 2000 और 2000, 2100 रुपए आ गए। 2100, 2100 में 8500 जोड़ देंगे तो 006 और 10
600, ठीक है ना। अब घटाइए लिखिए, तो घटाइए की क्या क्या मात्रा थी, तो घटाइए है 600 रुपए, घटाइए है 2000 रुपए, और घटाइए है 70 रुपए। इनका योग हो जाएगा 2670, और 2670 को जब घटा देंगे, 2670 को जब घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 7930। ये बैंक अधिविकर्ष था, तो ये क्या हो जाएगा, रोकड़ बही के बैंक खाने का अधिविकर्ष, ठीक है ना। ये राशि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर क्या है, 30 जून को पासबुक का क्रेडिट शेष, मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन, पासबुक का क्रेडिट शेष मतलब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कितना है 7000 रुपए। पासबुक का क्रेडिट शेष है 4500 रुपए, चेक निर्गमित किए गए, 1500 रुपए चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं, मतलब ये भी निर्गमित हुए माने जाएंगे, तो इसे माइनस कीजिए। क्लियर है, पासबुक से ये निर्गमित कर दिए गए थे, ठीक है ना, लेकिन वहां भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर से देखिए, ये प्लस हो जाएगा, चेक 4500 रुपए चेक निर्गमित किए गए, हमने निर्गमित किए, कंपनी ने निर्गमित किए, जिसमें से 1500 रुपए भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए हैं, मतलब 1500 रुपए अभी भी मेरे खाते में है, तो 1500 प्लस अगला 800 रुपए चेक ग्राहक से मिला, जिसे रोकड़ बही में लिखा गया किंतु बैंक नहीं भेजा गया, प्राप्ति हो चुकी। क्लियर है, 800 रुपए वास्तव में प्राप्ति हो चुकी। फिर से देखिए इसे, फिर से देखिए, एक क्वेश्चन क्या है, तो ये है बैंक पासबुक का क्रेडिट शेष है, मतलब ये नॉर्मल केस है, इसे हमें किसके अनुसार बनाना है, इसे हमें बनाना है रोकड़ बही के अनुसार। रोकड़ बही में जो भी एंट्री है उसे सोचना है और उसको करना है। जैसे रोकड़ बही संधारित करने वाला व्यक्ति 4500 रुपए का चेक निर्गमित किया, 1500 रुपए चेक भुगतान हेतु प्रस्तुत किए। 4500, मान लेते हैं कि पहले इसके पास 8000 रुपए था, 8000 में से 4500 रुपए कम कर दिए, तो अब कितना आ गया 3500 रुपए। रोकड़ बही में 3500 रुपए है, लेकिन बैंक अकाउंट में 8000 था, बैंक के क्रेडिट पक्ष बैंक के विथड्रॉल में 8000 रुपए था, 8000 में से कितना घटाया उसने, 1500 रुपए नहीं लिए, मतलब 8 में से सिर्फ 3000 का भुगतान किया, 5000 है। ये अभी मिसमैच है, इसको मैचिंग कराने के लिए इस राशि में से 5000 में से कितना घटाना, रोकड़ बही को सही, रोकड़ बही के अनुसार मैचिंग कराना है, इसको 3500 रुपए करने के लिए 1500 रुपए घटाने पड़ेंगे, तो यहाँ लिखिए माइनस, ठीक है ना। अगला 800 रुपए चेक ग्राहक से मिला, 800 रुपए चेक जैसे ही ग्राहक से मिला और रोकड़ बही में लिख चुका कि उसे, अगर रोकड़ बही में 1000 रुपए पहले से था तो अब रोकड़ बही में 1800 कर चुका, लेकिन लेकिन बैंक ने लेकिन उसको बैंक भेजा ही नहीं है, तो बैंक में अभी भी 1000 रुपए ही है, तो बैंक में 1800 करने के लिए, बैंक में 1800 करने के लिए 800 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ माइनस 1500 के लिए है। रोकड़ बही में बैंक वे के 10 रुपए 2 बार लिख दिए गए हैं, रोकड़ बही में बैंक वे के एक बार लिखते तब तो सही था, बैंक वे ने 10 रुपए किया, यहाँ पे भी आपने किया, रिकनसाइल करने की जरूरत नहीं है, ओके है, ओके है, लेकिन आप यहाँ 2 बार लिख चुके हैं। अगर आप यहाँ 2 बार लिख चुके हैं तो एक बार को घटाइए भाई, रोकड़ बही में 2 बार लिख चुके हैं, रोकड़ बही में 2 बार लिख चुके हैं, तो एक बार घटाइए इनके डाटा से। अगला ये है कि 200 रुपए बैंक में बीमा किस्त के दिए हैं, बैंक ने बीमा किस्त के दे दिए 200 रुपए, मुझे नहीं पता, रोकड़ बही को नहीं पता, ठीक है ना, रोकड़ बही से राशि नहीं गए हैं, बैंक ने दे दिए हैं, तो इसको आप ऐड कीजिए, क्योंकि रोकड़ बही में अगर पहले 1000 था तो अभी भी 1000 है, आपने 1000 में से 800 रुपए दे दिए, आपके पास 200 है, लेकिन आप इसे रोकड़ बही के अनुसार बनाना चाह रहे हैं, तो इसे 1000 मेंटेन करने के लिए 800 रुपए ऐड कीजिए। बैंक ने 150 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए, बैंक ने 150 रुपए ब्याज के क्रेडिट किए, मतलब जो भी राशि मेरे पास, मान लेते हैं 1 लाख रुपए मेरे बैंक में थे, उसके एवज में 150 रुपए बैंक ने मुझे दिए हैं, क्योंकि बैंक ने दिए हैं, रोकड़ बही वाले को नहीं पता है कि 150 रुपए आया है, तो रोकड़ बही को नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे दिए वाले राशि को भी घटाइए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस क्वेश्चन को अगर मैथमेटिकल देखें तो मैथमेटिकल क्या सॉल्व हो गया, तो मैथमेटिकल सॉल्व हो गया कि उसके पास टोटल था, उसके पास टोटल था 7000, ठीक है ना, 7000 में जुड़ा क्या 800, और जुड़ा क्या 200, तो हो गया 8000, घटा क्या, तो घटा है 10 रुपए 1500, और एक और घटा 10 रुपए, और एक और घटा 150 रुपए, तो घटा है 8000
में से 1500, 1660 रुपए, 1660 रुपए, और ये आया 6340। ये क्या था? पासबुक का क्रेडिट शेष था, तो ये हो जाएगा रोकड़ बही का डेबिट शेष, रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 मार्च 2012 को राजेश चौहान की रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष, बैंक खाते का डेबिट शेष है ना, मतलब ये अधिविकर्ष का केस है। बैंक खाते का डेबिट शेष बोल रहे हैं, मतलब ये अधिविकर्ष का केस है। बैंक खाते का वहां पे राशि पूरा नहीं आया, 17,280 रुपए है। ये जो राशि है 17,280। ठीक है ना? 31 मार्च 2000 राजेश चौहान की रोकड़ बही के बैंक खाते का, अच्छा रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष है तो सामान्य केस है, रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष है, सामान्य केस है, और पासबुक से मिलान करके अंतर पाया गया। बता रहा है 8400 रुपए चेक बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, परंतु बैंक ने अभी तक जमा नहीं किए। क्लियर है? अब रोकड़ बही का डेबिट शेष है ना, पॉजिटिव है, रोकड़ बही का डेबिट शेष सामान्य केस है, तो इसे हमें बनाना है रोकड़ बही के डेबिट शेष को बैंक के पासबुक के अनुसार। बैंक के पासबुक में राशि नहीं आए ना, घटा दीजिए। 5600 रुपए के चेक निर्गमित किए गए थे, परंतु अभी तक बैंक में भुगतान। अब 5600 रुपए चेक किसने काटा था? राजेश चौहान ने, लेकिन अगला जो व्यक्ति रमेश व्यक्ति था उसने उसे भुगतान कराया ही नहीं, मतलब ये अभी भी इसके खाते में मौजूद है। पासबुक में 80 रुपए बैंक व्यय के डेबिट है, बैंक व्यय के डेबिट किए गए हैं पासबुक से, जिसका रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं है, रोकड़ बही में कोई लेखा नहीं है, फिर भी उसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि अब पासबुक के अनुसार आप रोकड़ बही का रिकंसाइल कर रहे हैं। बैंक ने 250 रुपए ब्याज पासबुक में जमा किए हैं, जोड़ दीजिए। एक ग्राहक ने 2000 रुपए सीधे बैंक में जमा कराए, जिसका लेखा जोड़ दीजिए, आपके पासबुक के अनुसार आप इसको करने वाले हैं। राजेश चौहान के स्थायी आदेश के अनुसार बैंक के खाते में लिमिट को डेबिट किया गया है, घटा दीजिए, इनको काटा गया है ना, बैंक ने उसको पटा दिया है राजेश चौहान के बिहाफ में। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कितना था? 17,280 प्लस प्लस क्या हुआ? तो प्लस हुआ 5600, प्लस क्या हुआ? 240, प्लस क्या हुआ है? 2000, तो हो गया 56, 76, 76, 78, 7840, ये आया 7840, आ रहा है क्या? और इसी में 7840 में ये जुड़ जाएगा 17,280, इनको सॉल्व कर देते हैं एक बार। 5600 प्लस 240 प्लस 2000, तो यह 7840 प्लस 17280, तो यह आया 25 120। अब इसमें से घटना क्या क्या था? तो घटना है 8400, दूसरा घटाना है 80 रुपए, अगला घटाना है 500 और 2500, तो आया 8400 प्लस 80 प्लस 500 प्लस 2500, तो इसमें से 25 120 माइनस हो जाएगा 11,480 माइनस 25 120, तो 1,3640। ये क्या था? डेबिट शेष था रोकड़ बही का, तो ये बैंक का क्रेडिट शेष। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, 31 दिसंबर 2015 को मित्तल एंड ब्रदर्स के रोकड़ पुस्तक में इतना रुपए अधिविकर्ष था, रोकड़ पुस्तक में अधिविकर्ष था, रोकड़ पुस्तक में अधिविकर्ष था। अब यानी इसे किससे बनाना है? बैंक पासबुक के अनुसार, बैंक पासबुक के अनुसार। बैंक पासबुक में अब ध्यान देंगे, 400 रुपए का चेक निर्गमित हुए, मतलब इस कंपनी ने काटे, मित्तल ब्रदर्स ने 4,000 रुपए का चेक काटे, 31 दिसंबर 2015 के पूर्व कैश नहीं कराए गए, तो क्या ये चेक के राशि गए? नहीं गए, ये राशि अभी भी उसके खाते में मौजूद है। मित्तल ने किसी रमेश को 4,000 रुपए का चेक दिया, लेकिन रमेश ने उसे कैश कराया ही नहीं, मतलब अभी भी 4,000 रुपए इनके खाते में है, भले ही रोकड़ बही में वो भुगतान पक्ष में दिखा चुके कि दे चुके, लेकिन वास्तव में बैंक पासबुक के खाते में मौजूद है। बैंक ने ब्याज संग्रह करके पासबुक में 400 रुपए क्रेडिट किए, बैंक 600 रुपए उनको दे रहा है, बैंक 600 रुपए उनको दे रहा है, तो प्लस कर दीजिए। ठीक है ना? बैंक ने उनको 600 रुपए दिया है, ब्याज संग्रह करके पासबुक में 600 रुपए दिए है, बैंक ने ब्याज संग्रह करके। ठीक है ना? ये दिए हैं, पहला वाला को हमने क्यों नहीं सोचा?
बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लिए हैं 200 रुपए, बैंक ने अधिविकर्ष पर ब्याज लिए हैं 200 रुपए माइनस, और विपत्र संग्रह के चार्ज लिए हैं माइनस, ठीक है ना। अगला इसी के आगे 400 रुपए चेक निर्गमित किए गए हैं, 400 रुपए के चेक निर्गमित किए गए हैं, 4000 रुपए क्रेडिट तो हुआ। बैंक ने ब्याज संग्रह करके पासबुक में 600 रुपए क्रेडिट किए, ठीक है ना, क्रेडिट किए हैं, ऐड कर दीजिए, मिला है उनको। 700 रुपए का प्राप्य विपत्र जो कि पहले बैंक ने बनाया था अनादृत होकर के, तो घटा दीजिए। 600 रुपए का चेक बैंक में भेजे गए परंतु 31 दिसंबर तक संग्रह नहीं किया गया। 600 रुपए का चेक इनको मिला था, मिस्टर मित्तल को 6000 रुपए का चेक मिला था, उसने बैंक भेजा था, बैंक ने उसे संग्रहित नहीं किया, मतलब बैंक के खाते में आया ही नहीं है अभी तक। क्लियर है, यह है बैंक अधिविकर्ष का, तो इसमें साइन चेंज करने की आवश्यकता होगी। यह है बैंक अधिविकर्ष का केस, तो इसमें साइन चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो पहले हम लोग देखते हैं बैंक अधिविकर्ष के जो जो राशियां हैं, पहले ये वाली राशि पॉजिटिव हो जाएंगी, बैंक अधिविकर्ष की राशियां, तो बैंक अधिविकर्ष का केस था ना, ए पॉजिटिव हो जाएगा, ए निगेटिव, ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 6920 में जुड़ना क्या है भाई, तो जुड़ना है 250, यही 50 और घटना एक और क्या जुड़ना है, 700 रुपए जुड़ना है, 700 रुपए, और क्या जुड़ना है 6000 रुपए, तो ये हो गया 250 प्लस 700 प्लस 6000, तो आया 6950, इनका योग आया 6950। अब ए 6920 से ऐड हो जाएंगे 6920, तो आया 131387। अब इसमें से घटाइए, माइनस क्या क्या हुआ है, तो माइनस हुआ है 4000, और क्या हुआ है माइनस 600 रुपए, और बस दो ही चीजें माइनस हुई है, माइनस ये हो जाएगा 4600, इन दोनों का 4600, इनको घटाइए तो माइनस 4600, तो आया 9270, ठीक है ना। तो इसका क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, ये तीनों ए आ जाएंगे, जोड़िए, ठीक है ना, ये डाटा जोड़िए रहेगा, और एक घटाइए, और घटाइए के रूप में सॉल्व, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन है संजय द्वारा दी गई निम्नलिखित सूचना के आधार पर उनका बैंक समाधान पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पासबुक के अनुसार बैंक अधिविकर्ष है, मतलब पासबुक निगेटिव चल रहा है, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले हम सामान्य केस में इसको सोचेंगे, फिर इसको उल्टा करेंगे। चेक निर्गमित किया गया परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, रोकड़ से चेक निर्गमित किया गया है लेकिन भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया है। पासबुक में चेक निर्गमित मतलब चेक काटा है ना, रोकड़ से चेक काट दिया गया है, चेक को काटा गया है मतलब रोकड़ में भुगतान पक्ष में घटा दिया, मान लेते हैं रोकड़ पक्ष में पहले से इनके पास 50,000 रुपए था, तो अब इतना रुपए घट गया रोकड़ में से, अगर घट गया है तो पासबुक में से भी इसको घटाइए, ठीक है ना, अगर ये घट गया है तो पासबुक से भी इसे घटाइए। अगला देखेंगे, बैंक में चेक जमा कराया परंतु संग्रह नहीं हुआ। अब हमने इस व्यक्ति ने बैंक में चेक जमा कराया, मतलब यहाँ लिख चुका था, रोकड़ बही में वो जमा पक्ष में लिख चुका था, भले ही बैंक ने जमा नहीं किया तो प्लस हो गया, उसको जोड़ना चाहिए। चेक को रोकड़ पुस्तक में लेखांकित किया गया परंतु बैंक संग्रह तो नहीं भेजा गया, मतलब रोकड़ बही में तो प्लस हो गया ना, रोकड़ बही के अनुसार इसको सुधार बना रहे हैं ना हम लोग बैंक पासबुक को। अगला देखेंगे, बैंक ने ग्राहक ने सीधे भुगतान कर दिया है, रोकड़ बही को पता ही नहीं है। पासबुक में बैंक व्यय के डेबिट किए गए हैं, पासबुक में बैंक व्यय को डेबिट किया गया है, पासबुक में बैंक व्यय काट लिया गया है, रोकड़ बही में पता ही नहीं था, तो इसको आप जोड़िए भाई, काहे काटे हैं आप। अगला स्थायी आदेश के अनुसार, मतलब इसको रोकड़ बही के अनुसार सुधारना था ना, इसलिए काटा हुआ डाटा को जोड़ देंगे। स्थायी आदेश के अनुसार संजय की जीवन बीमा पॉलिसी मतलब इसको ना काटा है, बैंक ने काट दिया है, जबकि रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं है, ठीक है ना, तो इसको भी घटा दीजिए। रोकड़ में इसको काटा है और बैंक रोकड़ में लेखा नहीं, तो इसको जोड़ दीजिए, ठीक है ना, इसको जोड़ना पड़ेगा। अब इनका साइन को बदल दीजिए क्योंकि ये क्या है, बैंक अधिविकर्ष का केस है, बैंक अधिविकर्ष का केस है, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 1650, 16
500 प्लस क्या क्या होना है, तो 8750, 16500, 8750, और क्या प्लस होना है भाई, एक और चीज प्लस होना है, ये प्लस होना है 3500। तो ये हो गया 052 8 3 11 12, ठीक है ना। तो 12250 इसमें जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 16500 प्लस 12250, तो ये हो जाएगा 28750। अब इसमें से घटेगा क्या, तो अब इनको घटाइए वाला पार्ट को लिखिए, घटाइए वाले पार्ट को, तो घटाइए वाला पार्ट है, तो घटाइए वाला पार्ट है 10,500, 2,000, 200, 1980। तो जाएगा 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980, 14,680। इसमें से घटा दीजिए 28,750 से, तो ये आया 10,070 रुपए। ये जो है बैंक पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष था, तो ये रोकड़ के अनुसार, रोकड़ बही के बैंक खाने के अनुसार अधिविकर्ष अनुसार अधिविकर्ष, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पहुंचते हैं। 16 है 31 मार्च 2016 को मोहन के बैंक पासबुक में 15,000 रुपए जमा या क्रेडिट शेष है। जमा या क्रेडिट शेष है, नॉर्मल क्वेश्चन। 15,000 रुपए। अब देखिए स्थिति से पहले एक क्या है पासबुक में, तो रोकड़ बही के अनुसार सोचना है। स्थिति से पहले उसने 8,000 रुपए के चेक निर्गमित किए थे, मतलब किसने, मोहन ने 8,000 रुपए का चेक किसी को दिया था, जिसमें से 3200 रुपए का चेक का ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। तो 8,000 में से 3200 का भुगतान हो चुका, तो बचा कितना, 4800 रुपए। 8,000 में से 3200 का भुगतान हो चुका है, मतलब 4800 का भुगतान हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे 4800 रुपए भी जोड़ना पड़ेगा, 4800 रुपए। और ये क्या करना पड़ेगा, क्योंकि रोकड़ बही में इसे निर्गमित बताया जा चुका है, तो इसे पासबुक से भी निर्गमित बताना पड़ेगा, ठीक है ना, पासबुक से भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि 8,000 रुपए निर्गमित किया था, इतना तो बैंक में आ गया कि 3200 भुगतान हुए। जैसे मान लेते हैं इसके पास 10,000 रुपए था, 10,000 में से तो रोकड़ बही में कितना बचा, 2,000, लेकिन बैंक पासबुक में कितना बचा, 10,000 में से सिर्फ 3200 ही चेक का भुगतान किए, सिर्फ 3200 ही चेक का भुगतान किए। अगर 10,000 में से सिर्फ 3200 ही चेक का भुगतान किए हैं, तो अभी भी यहाँ 6800 है, और 6800 को अगर आप 2,000 के इक्वल रोकड़ बही के अनुसार रिकनसाइल करना चाहते हैं, अगर इसको 2000 के अनुसार रिकनसाइल करना चाहते हैं, तो आपको इसमें से और 4800 रुपए घटाने पड़ेंगे, ठीक है ना, तब ये 2000 इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ 4800 रुपए निगेटिव में रहेगा। 26 मार्च को 220 रुपए, 26 मार्च को 2200 का एक चेक जिसके द्वारा बैंक में जमा कराया गया, परंतु बैंक अभी तक क्रेडिट नहीं किया। जैसे ही रोकड़ बही में आया था, इसे जमा पक्ष में लिख लिया था, तो ये जमा हो चुका है, तो इसको पॉजिटिव, उसको बैंक खाने में भी पॉजिटिव लिखना चाहिए कि हाँ आया था। उसने 500 रुपए का एक और चेक प्राप्त किया, जिसकी रोकड़ बही के बैंक खाने में तो प्रविष्टि कर दी, परंतु उसको बैंक में भुनाने से भेजना भूल गए। इसका अर्थ है 26 मार्च को इतने रुपए का बैंक में जमा कराया था, 26 मार्च को 2200 रुपए का एक चेक उसके द्वारा बैंक में जमा कराया गया, परंतु बैंक ने अभी तक क्रेडिट नहीं किया, ठीक है, ये भी सही था, प्लस करना पड़ता। फिर उसने 500 रुपए का एक और चेक प्राप्त किया, जिसको बैंक में प्रविष्टि करने के लिए भेजा, बैंक अभी भी करना भूल चुका, ठीक है ना। 30 मार्च को उसने 1570 रुपए का एक चेक प्राप्त किया, जिसे बैंक में तो जमा करा दिया, परंतु रोकड़ बही में लिखना भूल गया। अब बैंक में जमा हो गया, रोकड़ बही में लिखना भूल गया, रोकड़ बही में इसका रिकॉर्ड नहीं है, तो रोकड़ बही से इसके रिकॉर्ड को हटाइए। अगला, बैंक ने चालू खाते पर 150 रुपए ब्याज क्रेडिट किए, ठीक है, दिए बैंक ने दिए है, रोकड़ बही में नहीं है, तो इसको घटा दीजिए। अगेन 25 रुपए बैंक व्यय का डेबिट किया है, ये भी बैंक ने काट लिया, रोकड़ बही में नहीं है, काटा क्यों, प्लस कीजिए इसे भी, ठीक है ना, क्योंकि वो किसके अनुसार बना रहा है, रोकड़ बही के अनुसार। तो अब एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। 15,000 में से क्या क्या
जोड़ना है, पहले लिख देते हैं, जोड़िए, पहले लिखिए 15,000 में से जोड़िए, पहले लिखिए। तो क्या क्या जोड़ना है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 15,000, ठीक है ना, और यहाँ जोड़िए लिख रहा हूँ। जोड़ना है 2200 रुपए, 2200, और जोड़ना है 500, और एक और जोड़ना है 25 रुपए। तो हो गया 2725, 2725, यहाँ पे 2725 जुड़ेगा, और ये आ जाएगा 15,000 प्लस 2725, तो ये आ जाएगा 17,725, ठीक है। घटना क्या है, तो घटना है 4800 घटना है क्या, यस। 8,000 था, 3200 गुना दिए हैं, तो यहाँ 4800 घटना है, ठीक है। और क्या घटना है, एक और घटना है 1570, और कुछ घटना है क्या, दो, एक और घटना है 150। तो ये राशि आ गया 4800, 1570 प्लस 150। तो आया, अभी घटाना क्या है, इतने में से 6520, तो आपका आंसर आ गया 11,205। और जो 11,205 है, चूंकि ये क्या था, बैंक पासबुक के अनुसार क्रेडिट शेष था, तो ये रोकड़ बही के अनुसार डेबिट शेष है, डेबिट शेष। सबसे महत्वपूर्ण है सोचना, अगर सोचने जान गए तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। एक अगला है कि 31 मार्च 2000 को प्रदीप कुमार को बैंक समाधान विवरण बनाई रोकड़ पुस्तक में 75,000 रुपए डेबिट बाकी था। नॉर्मल क्वेश्चन, डेबिट शेष 75,000 रुपए है, किसका, रोकड़ बही का, तो 75,000 रुपए। बोले 12,000 रुपए के एक संग्रह के लिए जमा किया गया था जिसकी राशि अभी तक प्राप्त नहीं हुई, घटा दीजिए, बैंक में आया ही नहीं, क्योंकि अगर ये रोकड़ बही का है तो इसको बैंक पासबुक के अनुसार रिकनसाइल करना है। बैंक पासबुक में राशि नहीं आया, एक चेक संग्रह के लिए भेजा था लेकिन जमा नहीं हो पाया। 26,000 रुपए का एक चेक 28 मार्च को निर्गमित किया था, किसी को काटा था, प्रदीप कुमार ने मिस्टर रमेश कुमार को 26,000 रुपए का चेक काटा, परंतु उसे अभी तक भुनाया नहीं गया, मतलब ये राशि अभी भी उसके बैंक खाते में है। 31 मार्च को बैंक ने ब्याज दिया कितना, 1250 रुपए ब्याज दिया, जोड़ दीजिए, लेकिन उसका लेखा रोकड़ बही में नहीं किया है, ठीक है। बैंक पासबुक में तो है, पासबुक के अनुसार ही तो रिकनसाइल कर रहे हैं, और 250 रुपए बैंक का पासबुक में लिखा गया किंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा, घटा दीजिए भाई, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यह 75,000 माइनस प्लस में दो चीजें आई हैं, 26,000 और 1250, तो 27,250 इसमें जुड़ जाएगा, 27,250, तो ये 052212250, 1,02,250। घटेगा क्या, तो घटने वाला जो राशि है वह 12,000 रुपए, ये जुड़ने वाले थे 12,000 रुपए, एक और घटने वाला राशि था 250 रुपए, तो 12,250 घटाना है, 250 गए और दो भी गया, और यहाँ आया 90,000, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा 90,000 रुपए वास्तव में उसका क्रेडिट शेष आ जाएगा पासबुक का, बैंक पासबुक का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोकड़ बही के अनुसार 40,000 रुपए डेबिट, अब बना सकते हैं, रोकड़ बही के अनुसार 40,000 रुपए डेबिट है, ठीक है ना। 60,000 रुपए बैंक ड्राफ्ट बैंक में तो संग्रहित होकर जमा हो गया, परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखे, रोकड़ बही में नहीं लिखे, माइनस, ठीक है ना, मतलब है माइनस। 6,000 रुपए चेक जमा कराए परंतु उसका संग्रह नहीं हुआ, माइनस। बैंक द्वारा विनियोग पर एकत्रित ब्याज में 350 रुपए पासबुक में क्रेडिट किए गए हैं, प्लस, और ये डेबिट किए गए हैं, माइनस। ग्राहक ने सीधे बैंक खाते में 1,000 रुपए जमा कर दिए, प्लस, केवल पासबुक में ही हुआ है, इसका विवरण बनाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देखिए,
ये है क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही के अनुसार 30 अप्रैल को बैंक खाते में उसकी रोकड़ बही के अनुसार इतने रुपए नामे थे। आगे क्वेश्चन पूरा होता तो ठीक रहता। हम्म, किसवां क्वेश्चन बना चुका हूं मैं? 18, 19, 20। तो यहाँ वही हुआ। इसके बाद बैंक ड्राफ्ट संग्रहित होकर जमा हो गए परंतु रोकड़ बही में नहीं लिखा। संग्रहित होकर जमा हो गए, इसे फिर से देखिए। ये सामान्य केस है। ये क्या है भाई? तो रोकड़ बही का डेबिट शेष, रोकड़ बही का डेबिट शेष मतलब है सामान्य केस है 40,000 रुपए, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 62,000 रुपए बैंक में तो संग्रहित होकर जमा हो गए परंतु रोकड़ बही में लिखा। क्या हुआ? बैंक में तो आया ना, तो प्लस 62,000। 6,000 रुपए चेक बैंक में जमा हो गए परंतु संग्रह नहीं हुआ। 6,000 रुपए बैंक में जमा कराए गए लेकिन संग्रह नहीं हुए, माइनस बैंक द्वारा विनियोग पर एकत्रित ब्याज, प्लस माइनस एक ग्राहक ने सीधे बैंक में जमा कराए, प्लस। तो प्लस प्लस क्या होने वाले हैं? 62 प्लस 1,000 रुपए जो सीधे बैंक में जमा कराए, प्लस ब्याज एकत्रित किए 350 रुपए, ठीक है ना। और माइनस में सिर्फ दो चीज होने वाली है, 6,000 और बैंक व्यय। तो इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 63,300 प्लस 40,000, तो ये आ जाएगा 0033, 1,03,300। अब माइनस क्या करना है? घटाना है। घटाना है 6,000 और क्या घटाना है? 40 रुपए। तो 6,040 रुपए इसमें से घटा दीजिए, 6,040 रुपए। तो एक घटाने के बाद आपका आंसर आ जा रहा है 97। यहाँ 350 था तो ये भी 50 है, ठीक है ना। ये भी 50 है। तो अब इनको घटाएंगे तो आ जा रहा है 971597,310, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा? बैंक पासबुक का, बैंक पासबुक का क्रेडिट शेष, क्रेडिट शेष, ठीक है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आ गए हैं। यहाँ पे भी रोकड़ बही का बैंक स्तंभ, राम की रोकड़ बही का बैंक स्तंभ इतना रुपए शेष दिखाता है, पॉजिटिव शेष दिखाता है मतलब डेबिट शेष है। तो आप बताइए 2,000 रुपए शेष दिखाया है। 2,000 रुपए शेष पासबुक का मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि 500 रुपए का चेक जो उसने बैंक में जमा कराए थे 31 मार्च तक संग्रह नहीं हुआ, माइनस 500। उन्होंने 350 रुपए के चेक दिए थे जो उस दिन बैंक में भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। इसने जो जिस व्यक्ति का पुस्तक है, जिस व्यक्ति का रोकड़ बही है, उसने किसी को 350 रुपए का चेक दिया था जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ है, मतलब वो अभी भी इसके खाते में मौजूद है वो राशि। उसकी पासबुक में 30 रुपए ब्याज के जमा जमा थे। उसकी पासबुक में 30 रुपए ब्याज के जमा थे, ठीक है ना। 30 रुपए और ब्याज के जमा किए गए। तो इक्वेशन सॉल्व हो गया। 2,000 माइनस 500, 1,500, 1,500 प्लस 3, 1,800, 1,800, 1,880 आंसर क्लियर है। 2,000 माइनस से होगा 1,500, 1,500 में इनको जोड़ दिए तो हो गया 1,880 आंसर। देखते ही आंसर बना सकते हैं। आगे के सभी अभ्यास के क्वेश्चन हैं तो आप इन्हें बना सकते हैं। मैं अभ्यास के वे क्वेश्चन देखना चाहता हूं जो थोड़े टफ होंगे, जैसे इसे देखिए, पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है। मुरली
के पुस्तक के अनुसार अधिविकर्ष 2000 रुपए है, ठीक है ना। मुरली के पासबुक के अनुसार बैंक समाधान विवरण बनाइए। पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है, मतलब हमें रोकड़ बही के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? रोकड़ बही के अनुसार, अगर पासबुक के अनुसार अधिविकर्ष है, रोकड़ बही के अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो पासबुक के अनुसार नाम किए गए बैंक शुल्क, पासबुक ने बैंक शुल्क लगाए हैं 500 रुपए, डेबिट किया मतलब विथड्रॉ कर लिए 500 रुपए, ठीक है, बैंक शुल्क काट लिए पासबुक ने। रोकड़ बही में लिखा नहीं है ना, मतलब इसे वो जोड़ेगा, क्योंकि रोकड़ बही के अनुसार उसे जोड़ना। 2500 रुपए चेक जो कि रोकड़ बही में तो थे, अभिलिखित हुए थे, जमा किए, लेकिन बैंक में नहीं भेजे गए। 2500 रुपए के चेक रोकड़ बही में तो अभिलिखित हुए, परंतु जमा के लिए बैंक में नहीं भेजे गए। इसने किसी का चेक प्राप्त किया और उसे रोकड़ बही में लिख रखा है, तो आप उसको बैंक पासबुक में भी लिखेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है ना। ग्राहक ने सीधे प्राप्त भुगतान इतने रुपए, ग्राहक से सीधे प्राप्त हुआ, तो सिर्फ बैंक में इसका लिखा है, रोकड़ बही में तो लिखा है ही नहीं, तो इसे घटाना पड़ेगा। निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए, निर्गमित चेक काट चुके थे, भले ही भुगतान है तो प्रस्तुत नहीं किए हैं, पासबुक में भी उसको गया हुआ बताना पड़ेगा। बैंक द्वारा जमा ब्याज 100 रुपए, बैंक ने ब्याज जमा किया, लेकिन क्या रोकड़ बही में लिखा हुआ है? नहीं, तो बैंक ने ब्याज जमा किया है, जमा उसको घटाइए, रोकड़ बही के अनुसार इक्वल करना है, रोकड़ बही के शेष में शामिल नहीं है। जीवन बीमा की एक किस्त का भुगतान 2500 रुपए बैंक ने किए हैं, तो इन्हें जोड़िए। वास्तव में ये भुगतान उसने किया, लेकिन वास्तव में मान लेते हैं रोकड़ बही में 1000 रुपए है और बैंक में भी 1000 रुपए है, इसने तो भुगतान कर दिया, कितना मान लेते हैं ये 10,000 है, इसने तो भुगतान किया तो अब इतना आ गया, लेकिन उसको 10,000 मेंटेन कराने के लिए उसमें जोड़िए इतने रुपए। जमा कराया गया चेक जिसका संग्रह नहीं हुआ 3500 रुपए, कोई चेक जमा हुआ है रोकड़ बही में और उसका संग्रह नहीं हुआ है, लेकिन रोकड़ बही में तो जमा लिखा जा चुका है, इसीलिए इसको प्लस कीजिए। चूंकि अधिविकर्ष का केस था, इसको उल्टा कर दीजिए, इस प्लस को माइनस कर दीजिए, इस प्लस को माइनस कर दीजिए, इस माइनस को प्लस, प्लस प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कितना था? 20,000 रुपए अधिविकर्ष था। 20,000 में क्या क्या प्लस हुए भाई? तो तीन चीजें प्लस हुई हैं। 4600, यहाँ लिखिए 20,000 रुपए, यहाँ पे लिखिए 4600, और क्या जुड़ा है? और जुड़ा है 6900, 6980, और क्या जुड़ा है? 100। इनको जोड़ दीजिए, तो 4600 प्लस 100, तो आया 11,11680। अब घटाइए क्या है भाई? क्या 31,680 अभी आया है, 31,680। अब घटाइए में क्या क्या है? तो घटाइए में 500 और 2500 और 3500 और 2500, ये वाला भी, ठीक है ना। ये 2500 भी, ये हुआ 3000, ये हुआ 6000, 6 3 9,000, 9,000 को घटा दीजिए, तो 31,680 माइनस 9,000 या 22,660, 22,680, यहाँ से 9,000 को घटाएंगे तो 22,680 आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। बैंक समाधान का पूरे क्वेश्चन यहीं तक ओके करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।